मुट्ठी भर चावल चाहिए मुझे इस गांव के हर एक घर से। याद रहे, कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए। इतना कहने के बाद उस तांत्रिक बाबा ने अपनी दोनों ही आंखें बंद कर ली और उनके मुख से मंत्रोच्चार की आवाज और तेज होने लगी। तांत्रिक बाबा के सामने हवन कुंड की अग्नि तेज लपटों के साथ जल रही थी। उस तांत्रिक ने अपने पूरे बदन के ऊपर एक अलग ही लेप लगाए हुए था। उनका चेहरा काफी विकराल लग रहा था। माथे के ऊपर सफेद चंदन की लेप और उस लेप के ऊपर उसने काले काजल से तीसरी आंख बनाई हुई थी, जैसे मानो कोई भी उनकी इस तीसरी आंख से बच नहीं सकता। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। उस गांव के कुछ ही किलोमीटर दूरी पर तांत्रिक बाबा त्रिकाल पुट्टी, जो हर एक 7 वर्ष पर कुछ दिनों के लिए वहां आते थे, वहां कुछ बहुत ही विशेष होता था। अगले 2 दिन बाद मौनी अमावस्या आने वाली थी। उसी अमावस्या का इंतजार तंत्र साधना और तंत्र सिद्धि के लिए तांत्रिक बाबा त्रिकाल पुट्टी के सामने हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित थी और उनके दूसरी तरफ उस गांव के 4 बुजुर्ग आदमी अपने हाथ जोड़े डर कर बैठे हुए थे। उन चारों के चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रही थी। वे सभी अपनी गांव की एक विकट समस्या को लेकर यहाँ आए हुए थे। अचानक से वह तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी ने अपनी दोनों आंखें खोलते हुए उन चारों से कहा, वो जो भी है मेरी नजरों से बच नहीं पाएगा। अगली मौनी अमावस्या की रात को वो भागता भागता पूरे गांव वालों के सामने आएगा। आगे आप गांव वालों की मर्जी कि उनके साथ क्या सलूक करना है। इतना कहने के बाद तांत्रिक बाबा त्रिकाल पुट्टी ने अपनी नजरें घुमाकर अपने एक सहायक के ऊपर गड़ा दी। शायद वो अपने आंखों से अपने सहायक को इशारों ही इशारों में सारी बातें बता रहा था। थोड़ी देर बाद तांत्रिक बाबा त्रिकाल पुट्टी एक बार फिर उन चारों की तरफ देखने लगा। आगे क्या करना है वो सब कुछ मेरा सहायक आपको बता देगा। इतना कहने के बाद बाबा त्रिकाल पुट्टी ने अपनी दोनों आंखें एक बार फिर से बंद कर ली और ध्यान में लीन हो गए। तांत्रिक बाबा त्रिकाल पुट्टी की आंखें बंद करते ही उनका सहायक उन चारों बुजुर्गों को, जो उस समय जो उस बाबा त्रिकाल पुट्टी के पास बैठे हुए थे, उन्हें इशारा करके अपने साथ आने को कहा। उस सहायक की इशारा मिलते ही वे चारों वहां से उठकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। उन चारों को एक अलग कुटिया में बिठाया गया। कुछ देर बाद तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी का सहायक कपटी अपने हाथ में एक कागज का टुकड़ा लेकर आया और एक बुजुर्ग के हाथ में थमाते हुए कहा, गांव के हर एक घर से एक मुट्ठी चावल, और जिस घर में कन्या है जिनकी शादी नहीं हुई है, वह सभी कन्या का नाम, उम्र और जितनी उनकी उम्र हो रही है उतना ही उनके घर से चावल का दान एक अलग से कागज में लिख कर चाहिए। इतना कहने के बाद तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी के सहायक कपटी ने कागज का बंडल उस बुजुर्ग के हाथ में थमा दिया। उसके बाद वह जोर जोर से जय जय महाकाल कहने लगा। कपटी की बात सुनकर वे चारों भी जय महाकाल का उद्घोष करने लगे। कागज का टुकड़ा और कागज का बंडल लेकर वो अपने कपड़े की झोली में रख लिए। वहां से निकलने से पहले वे चारों अपना हाथ जोड़कर त्रिकाल पुट्टी के सहायक कपटी को प्रणाम किए और कहा, अब आज्ञा दीजिए, रात काफी हो चुकी है। कपटी ने तुरंत ही अपनी जेब से कुछ निकालकर उन चारों के हाथों में दिया और कहा, अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में बांधकर तब तक रखना जब तक तुम चारों अपने गांव की सीमा के अंदर प्रवेश न कर जाओ। वो चीज किसी ताबीज की तरह लग रही थी। कपटी की बात सुनकर उन चारों ने अपने अपने दाएं हाथ की हथेली के अंदर उस ताबीज नुमा चीज को कसकर दबा लिया। बाकी क्या करना है वो इस कागज में लिखा हुआ है। कल शाम तक हर एक घर से मुट्ठी भर चावल यहाँ आना चाहिए। ठीक है,
ये बोलकर वे चारों उस कुटिया से बाहर निकलने लगे। कुटिया के बाहर मशालें जल रही थी। उन लोगों ने अपने हाथ में दो जलती हुई मशालें उठाई और वहां से निकल गए। पिछले 1 घंटे से जो भी घटनाएं वहां घट रही थीं, उस सारी घटनाओं पर किसी की नजरें टिकी हुई थी। एक पेड़ की ओट में एक शख्स छिपकर इन सारी घटनाओं पर नजरें रखे हुए था। अचानक से उसी पेड़ की एक डाली पर से एक कोई छोटा सा जानवर उसी शख्स के सर के ऊपर गिरा और वो उड़ता हुआ उन चारों के पीछा करने लगा। अंधेरे की वजह से यह पता नहीं चल पाया कि वो कोई जानवर था या फिर कोई पक्षी। जो शख्स उस पेड़ की ओट में छिपा था वो डर के मारे चिल्लाने ही वाला था कि अचानक से उसे याद आया, अगर उनके हलक से जरा से भी आवाज़ निकल गई तो बहुत परेशानी हो सकती थी। इसलिए उसने अपने हलक की आवाज़ अपने जहन के अंदर ही दबा ली। उन चारों के वहां से निकलते ही वो शख्स वहां से भी निकल गया। वो पक्षी भी उन चारों का कुछ दूर तक पीछा किया और अचानक वह पक्षी उन सभी का पीछा करना छोड़ वो उत्तर की दिशा में उड़ने लगा, जैसे मानो वो किसी की आज्ञा का पालन कर रहा हो। करीब 5 मिनट तक वह पक्षी उत्तर की दिशा में उड़ता रहा और उसके बाद वो एक पुराने खंडहर की तरफ जाने लगा। उस खंडहर के ऊपर पहुंचकर उस पक्षी ने उस खंडहर की परिक्रमा करने लगा। उस खंडहर का 3 बार परिक्रमा करने के बाद वो पक्षी उस खंडहर के अंदर जाने लगा। अचानक से उस वीरान खंडहर के अंदर से आवाज आई, आओ काल पक्षी आओ, मैं तुम्हारा ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो पक्षी उड़ता हुआ उस आवाज की अनुसरण करने लगा और जाकर उस शख्स की बाईं हाथ के ऊपर बैठ गया। जिस शख्स ने उस पक्षी को काल पक्षी कहकर पुकारा था, उस वीरान खंडर के अंदर मशाल जलने की हल्की सी रोशनी आ रही थी। उस काल पक्षी का आधा भाग उल्लू की तरह लग रहा था और आधा भाग चमगादड़ की तरह। उस शख्स ने काल पक्षी को अपनी हथेली पर उठाते हुए अपनी आंखों के सामने कर लिया। उस शख्स ने अपनी दोनों आंखें उस काल पक्षी की आंखों में टिका दी। जो अभी घटना उस पक्षी के नजरों के सामने पिछले 1 घंटे के अंदर घटित हुआ था, वह सारी घटनाएं चलचित्र की भांति उस शख्स के आंखों में चलने लगी थी। कुछ देर बाद अचानक से वो शख्स जोर जोर से हंसने लगा। वह वीरान पड़ा हुआ पुराना खंडहर उस शख्स की हंसी की आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाया और अचानक से 2-4 पुरानी ईंटें उस पुराने खंडहर से अलग होकर नीचे गिरने की आवाज आने लगी। कुछ देर हंसने के बाद वो शख्स बोल पड़ा, त्रिकाल पुट्टी। त्रिकाल पुट्टी का नाम लेकर वो शख्स एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगा। एक तरफ उस वीरान खंडहर के अंदर वो शख्स त्रिकाल पुट्टी का नाम लेकर मानो ऐसे हंस रहा था जैसे उसे सब कुछ पता चल गया हो कि वह तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी अगले 2 दिनों के अंदर वो क्या क्या करने वाला हो। उसके बाद उस शख्स ने दाहिने हाथ से अपने बगल में रखी हुई एक खून से भरी हुई कटोरी उठाई और उस काल पक्षी के सामने रखकर कहा, बुझा ले तू अपनी प्यास। इतना सुनते ही उस काल पक्षी ने तुरंत ही उस खून की भरी कटोरी से खून पीने लगा। कुछ ही मिनटों के अंदर वह काल पक्षी ने खून की भरी कटोरी खाली कर दी। उसके बाद उस शख्स ने उस काल पक्षी को एक बार फिर अपनी आंखों के सामने रखकर उसकी आंखों को गौर से देखने लगा, जैसे मानो वो शख्स उस काल पक्षी को आंखों ही आंखों में समझा रहा हो कि आगे उसे क्या करना है। कुछ देर तक उस काल पक्षी के आंखों में देखने के बाद उस शख्स ने कहा, जा जल्दी जा। उनके बात सुनते ही काल पक्षी तुरंत ही उसकी हथेली से उड़ गया। उस खंडहर से निकलकर काल पक्षी उस गांव की तरफ जाने लगा जिस गांव से वे चारों बुजुर्ग त्रिकाल पुट्टी से मिलने आए थे। कुछ देर तक काल पक्षी अपनी गति में उस गांव की तरफ उड़ता रहा। उस गांव के पास एक तालाब था जिस पर काल पक्षी की नजर पड़ते ही उसकी रफ्तार धीमी हो चुकी थी। अचानक से काल पक्षी उस तालाब के चारों ओर कुछ फीट ऊपर ही ऊपर परिक्रमा करने लगा।
काल पक्षी उस तालाब के चारों ओर 3 बार परिक्रमा करने के बाद वो तेजी से नीचे आने लगा। अचानक से तेज आवाज आई, डुबुक, और काल पक्षी उस तालाब के अंदर समा गया। काल पक्षी को उस तालाब में समाये हुए अभी कुछ ही मिनट हुए। उस तालाब से कुछ फीट ही दूरी पर वे चारों बुजुर्ग हाथ में मशाल लिए तेजी से उसी तालाब की तरफ आ रहे थे। बहुत पुराना तालाब था ये, और इसी तालाब से उस गांव की सीमा शुरू हो जाती थी। वे चारों अपने दाहिने हाथ में ताबीज नुमा चीज दबाए हुए तेजी से बढ़े आ रहे थे। उस तालाब के किनारे से एक पगडंडी गुजरती ही गांव को प्रवेश करती थी। जैसे वे चारों बुजुर्ग इस तालाब से सटी पगडंडी को आधी पार किया ही था कि अचानक से उन चारों में से एक ने कहा, अब तो हम लोग अपने गांव की सीमा में आ ही चुके हैं। क्यों ना हम लोग उस कपटी की दी हुई ताबीज नुमा चीज जो अपने हाथ में रखे हुए हैं इस तालाब के अंदर फेंक दें। उनकी बात सुनकर तीनों ने भी हाँ में सहमति जताई। उन चारों ने तुरंत ही अपने दाहिने हाथ में कपटी की दी हुई ताबीज उस तालाब के अंदर फेंक दी, और फेंकने के बाद वे सभी तेजी से वहां से जाने लगे। उन चारों ने तेजी से ही कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक से उन चारों को किसी लड़की की आवाज सुनाई पड़ी, बापू। बापू की आवाज सुनकर वे चारों ने अपने कदम रोक लिए। वो आवाज उसी तालाब से आ रही थी। अचानक से उन चारों में से एक ने कहा, नहीं, कोई भी अपने पीछे नहीं मुड़ेगा। बेटी, ये मेरी बेटी संध्या की आवाज है, हरिया ने घबराते हुए कहा। हरिया, तू पागल मत बन, तेरी बेटी मर चुकी है। तुझे पता है हम लोग उस तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी के पास क्यों गए थे? अचानक से हरिया के दिमाग में चल रहे अपनी बेटी के लिए पनपा प्यार एक झटके में गायब हो चुका था। वे चारों उस आवाज को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगे। बापू, किस तांत्रिक के चक्कर में पड़े हो? बापू, सारा गांव खत्म कर देगा वो चांडाल त्रिकाल पुट्टी। तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी का नाम सुनकर अब तो उन चारों के दिमाग के अंदर एक भ्रम वाली दुविधा पैदा हो चुकी थी। अचानक से हरिया ने उन तीनों से कहा, शायद मेरी बेटी संध्या कुछ बताना चाह रही हो। इतना बोलते ही अचानक से वहां से तेज हवा चलने लगी। उन दोनों के हाथ में थमी मशाले उस तेज हवा में जलने के लिए जद्दोजहद करने लगी। अचानक से उस तालाब के अंदर से कुछ आवाज आनी शुरू हो गई। मानो ऐसा लग रहा था जैसे उस तालाब के पानी को कोई तेज गति से घुमा रहा हो। तालाब के अंदर से आ रही आवाज को सुनकर वे चारों उस तालाब की तरफ मुड़ गए। उस तालाब को देखकर उन चारों की हालत खराब होने लगी थी। तालाब का पूरा पानी काफी तेजी से घूम रहा था। तालाब का पानी घूमते घूमते एक भंवर का रूप लेकर ऊपर उठने लगा था। उस तालाब के आसपास इतनी ज्यादा तेज हवा चल रही थी कि वे चारों ठीक तरह से अपनी आंखें भी खोल नहीं पा रहे थे। अचानक से वो पानी का भंवर उन चारों की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। उस भंवर को अपने तरफ आते देख हरिया ने उन तीनों को वहां से भागने को कहा। हरिया की बात सुनकर वे चारों जल्दी से पीछे की तरफ मुड़कर वहां से भागने के लिए बढ़े ही थे कि अचानक से उन चारों को लगा शायद किसी ने उनका पैर पकड़ लिया। वे चारों अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वहां से भाग नहीं पा रहे थे। हाथ में थमी मशाल बुझ चुकी थी। उसे फेंक कर वे लोग वहां से भागना चाह रहे थे, लेकिन सारा प्रयास व्यर्थ ही जा रहा था। कुछ ही सेकंड के अंदर वह पानी का भंवर उन चारों को अपनी आगोश में ले चुका था। एक एक करके उन सभी के पैर जमीन से ऊपर उठ चुके थे। उन चारों को अपने अंदर समेट कर वो पानी का भंवर एक बार फिर उसी तालाब की ओर जाने लगा। कुछ ही मिनटों के अंदर वह पानी का भंवर एक बार फिर उसी तालाब के अंदर समा चुका था। वह तालाब एक बार फिर पुनः उसी अवस्था में आ चुका था जैसा अभी कुछ देर पहले था। अचानक से वो काल पक्षी एक बार फिर उस तालाब के अंदर से निकला और कुछ फीट ऊपर जाकर उस तालाब की परिक्रमा करने लगा। 3 बार उस तालाब की परिक्रमा करने के बाद वो काल पक्षी उसी दिशा में उड़कर जाने लगा जिस दिशा में वो वीरान खंडहर था। सब कुछ एकदम पहले जैसा हो चुका था।
तालाब एकदम शांत हो चुका था। काल पक्षी के वहां से जाते ही उन चारों की लाशें उस तालाब के सतह के ऊपर तैरने लगी थी। अचानक से वे चारों लाशें वहां से गायब हो गईं और वे चारों एक सफेद धुएं की आकृति बनकर वहां से गायब हो गए। इस घटना को बीते करीब 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि अचानक से दो जलती ही मशाल को पकड़े हुए चार आदमी उसी तालाब की ओर आ रहे थे। काल केतु, हाँ यही नाम था उस शख्स का, काल केतु, जिसने उस वीरान खंडहर से उस काल पक्षी को उन चारों गांव वालों की मौत के घाट उतारने को भेजा था, जो उस तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी से मिलकर आ रहे थे। एक तरफ काल पक्षी उन चारों को उस तालाब में डुबोकर मारने के बाद वो अपने काल केतु के पास जाने के लिए उड़ चुका था, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही वे चारों गांव के आदमी जो मशाल पकड़े उसी तालाब की तरफ आ रहे थे। आखिर उनके पीछे कौन सा रहस्य छिपा हुआ था? काल पक्षी ने जिन चारों को डुबोकर मारा था, या तो वो चारों मायावी थे, या फिर जो चारों अभी दो मशाल पकड़े उस तालाब की ओर आ रहे थे वो मायावी थे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि उस तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी को यह सब बातें पहले से पता चल चुकी थी कि उन चारों की मौत बनकर काल पक्षी उस तालाब के पास इंतजार कर रहा है, और उसी काल पक्षी को भ्रमित करने के लिए त्रिकाल पुट्टी ने उन चारों को उस तालाब के पास पहुंचने से पहले ही उसने अपने चार मायावियों को उनके रूप में वहां भेज दिया था। खैर, वे चारों अब जो भी हों, अपने हाथ में मशाल लिए उस तालाब के किनारे वाली पगडंडी को पार करते हुए अपने गांव की तरफ निकल चुके थे और कुछ ही देर में अपने गांव पहुंचने वाले थे। अब तक जो भी घटनाक्रम घटित हुआ था उससे तो यही लग रहा था काल पक्षी काल केतु के लिए काम कर रहा था, और त्रिकाल पुट्टी अपनी तंत्र सिद्धि के द्वारा अर्जित की गई शक्तियों के बल पर उन गांव वालों को काल पक्षी और काल केतु के चुंगल से बाहर निकालना चाह रहा था। आखिर ऐसी कौन सी घटना अतीत में उस गांव के अंदर घटित हुई थी जिनके प्रकोप से बचाने के लिए आज रात वे चारों गांव के बुजुर्ग त्रिकाल पुट्टी के पास गए थे? अतीत के गर्भ में ऐसी कौन सी घटना थी जिसे कुरेदना अभी बाकी था? गांव बैजापुर तकरीबन 150 घर रहे होंगे उस गांव में, और उस गांव की आबादी करीब करीब 800 की होगी। वो गांव 3 ओर से जंगलों से घिरा हुआ था, काफी अलग थलग, दुनिया की चकाचौंध से बहुत दूर बसा हुआ था। ये गांव बिजली का दूर दूर तक कोई नामो निशान तक नहीं था। खेती के लायक पर्याप्त बारिश हो जाती थी। उस गांव के अंदर 2 से 3 कुएं और एक बड़ा सा तालाब था। पूरे गांव वालों को पीने का पानी उसी से आपूर्ति होती थी। पूरे गांव के लोग एक दूसरे की सहायता करके अपना अपना जीवन यापन कर लेते थे। गांव के होनहार आदमी गांव से बाहर शहर जाकर कुछ मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर गांव आ जाते थे, और वो गांव में उन चीज़ों को जरूरतमंदों में कुछ पैसे लेकर वितरण कर दिया करते थे, जिनसे उनका आने जाने का भाड़ा भी निकल जाता था और गांव वालों का काम भी नहीं रुकता था। गांव की कुछ लड़कियां झुंड बनाकर उस गांव से थोड़ी दूर जंगलों के अंदर सूखे टूटे हुए पेड़ पौधों की डालियां चुनकर घर लाती थी, क्योंकि उसे जलावन से गांव के हर एक घर में खाना पकता था। आज से ठीक 28 दिन पहले उस गांव की कुछ जवान लड़कियां रोज की तरह अपने गांव से निकलकर उस जंगल की ओर सूखी लकड़ियां चुनने के लिए जाने लगी। और लड़कियों के झुंड में कुल 5 लड़कियां थीं, जिनमें संध्या और सपना काफी तेज तर्रार थी। वे दोनों काफी ऊंचे ऊंचे पेड़ों के ऊपर चढ़कर सूखी डालियों को तोड़ देती थी। उस झुंड में वे अपने साथ 3 से 4 कुल्हाड़ी नुमा औजार भी अपने साथ रखते थे, जिससे वे सभी लकड़ियों को काटती थी, और साथ ही साथ अगर कभी कोई जंगली जानवरों से उन लोगों का कभी आमना सामना भी होता था तो वही औजार उनकी रक्षा भी करता था।
हर दिन की तरह आज भी जब वे सभी जंगल के पास पहुंचे ही थीं कि अचानक से उन सभी को आज एक अलग तरह की महक उन सभी के आसपास नाकों तक पहुंच रही थी। कुछ ही देर के अंदर वे पांचों सुगंध से मुग्ध होकर उसी दिशा में उस जंगल के अंदर जाने लगे जिधर से वह सुगंध आ रही थी। एक एक करके वे सभी लड़कियां संध्या के पीछे पीछे उस दिशा में बढ़ रही थी। कुछ दूर जाने के बाद अचानक से संध्या रुकी। उसने रुककर तुरंत ही गर्दन घुमाकर अपने पीछे की तरफ देखी। बाकी उनके तीन सखी उनसे कुछ दूर पहले ही बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर चुकी थी। संध्या ने सपना को देखते हुए अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए कहा, आज की रात काल केतु के साथ। संध्या की बात सुनकर सपना के चेहरे पर भी एक कुटिल मुस्कान तैरने लगी। उसके बाद वे दोनों पलक झपकते ही अलग अलग पेड़ों के ऊपर चढ़ने लगते हैं और कुछ ही देर में काफी सारी सूखी लकड़ियों को उस पेड़ से नीचे गिरा देती हैं। कुछ ही देर के बाद संध्या और सपना पेड़ से उतरकर अपनी तीनों सखियों के पास जाकर उनको बेहोशी से उठाती हैं। वे तीनों होश में आते ही जो महक उस जंगल के अंदर से आ रही थी वो अब आनी बंद हो चुकी थी। इसके बाद वे सभी लकड़ियों की गठरी बनाने लगे। जब उन गठरी को अपने अपने सर के ऊपर उठाने की बारी आई तो संध्या और सपना ने अपने दोनों सखी को एक एक छोटी कुल्हाड़ी देते हुए कहा, ये अब तुम रखो। वे दोनों उस छोटी कुल्हाड़ी को उन दोनों के हाथों से लेते हुए कहीं, ये किनकी कुल्हाड़ी है, ये तो अपनी नहीं लगती। उनकी बात सुनकर संध्या और सपना ने उनकी बात को बहलाते हुए कहा, सदियों पुरानी है यह कुल्हाड़ी, मैं तुम्हें कल बताऊंगी इस कुल्हाड़ी के बारे में। यह बोलकर वे सभी अपने अपने माथे के ऊपर लकड़ी की गठरी उठाने लगे। उन दोनों सखी ने उस छोटी कुल्हाड़ी को अपने कमर से बांधे हुए गमछे के अंदर छिपा लिया। वे सभी जंगल से निकलकर अपनी अपनी गठरी लिए अपने गांव की ओर जाने लगे। अभी उन सभी ने आधी ही दूरी तय की थी कि अचानक से उन सभी को यह महसूस हुआ कि शायद कोई तो उनका पीछा कर रहा है। उन सभी ने अपने पीछे की तरफ मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई भी अपने पीछे नहीं दिखाई दिया। उसी रात ठीक 12 बजे जब पूरा गांव रात के सन्नाटे में सोया हुआ था कि तभी अचानक से उस गांव के दो घरों के दरवाजे खुलते हैं और उस गांव के उन दोनों घर से दो लड़की अपने घर से बाहर निकलती हैं और वे दोनों ही उसी तालाब की तरफ जाने लगे। दोनों उस तालाब के अंदर नहाने लगती हैं। कुछ देर बाद जब वे दोनों उस तालाब से बाहर निकलती हैं तो उन दोनों के कदम उसी खंडर की दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। उन दोनों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई उन दोनों को अपने वश में वशीभूत कर लिया हो। उधर उस खंडर के अंदर बैठा वो शख्स अपने मंत्रों का उच्चारण तेज से कर चुका था। उनके सामने अग्निकुंड की अग्नि धधक रही थी। उस अग्निकुंड के बगल में दो छोटी छोटी मिट्टी की प्रतिमाएं बनी हुई थी। कुछ देर बाद संध्या और सपना वशीभूत हो उस खंडर के पास पहुंच चुकी थी। उन दोनों के खंडर तक पहुंचते ही उस काल केतु ने तुरंत ही अपने हाथ में उन दोनों की मिट्टी की प्रतिमा उठाकर उन प्रतिमा के ऊपर पहनाए गए कपड़े धीरे धीरे उस प्रतिमा के ऊपर से उतारने लगा। उसके बाद उस काल केतु ने उन दोनों का नाम लेकर पुकारा। काल केतु के पुकारते ही संध्या और सपना दोनों ही उस खंडर के अंदर प्रवेश कर गए। दोनों ही वशीभूत होकर अर्धनग्न अवस्था में उस काल केतु के सामने खड़े हो चुके थे। मित्रों, गौर से सुनिएगा, कथा बहुत ही रोचक है। रात के 12 बजे वे चारों बुजुर्ग अपने हाथ में मशाल लिए अपने गांव सही सलामत पहुंच चुके थे। गांव की सीमा के अंदर घुसते ही उसने कपटी द्वारा दी गई ताबीज नुमा चीज रास्ते में ही गिरा दी। वे चारों कौन थे, इस पर अब तक संशय बना हुआ था। वे चारों बुजुर्ग अपने घर के अंदर जाने से पहले कुछ सलाह मशवरा करने के बाद
उन्होंने यह तय किया कि वो बाबा तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी ने जरूरी बात कही है वे सभी गांव वालों को कल सुबह की चौपाल में बताएंगे। यह तय करने के बाद वे चारों अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह करीब 7 बजे गांव के बीचों बीच एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे, जहां उस गांव की चौपाल लगती थी, वहां एक शख्स बड़े से ढोल पीटते हुए जोर जोर से कहने लगा, सुनो सुनो सुनो, आज सुबह की चौपाल ठीक 8 बजे लगेगी। गांव के सरपंच आज बहुत महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देने वाले हैं। इस गांव के हर एक घर से किसी न किसी एक सदस्य को इस चौपाल में आना तय किया गया। यह बोलकर उसने एक बार फिर से उस ढोल को जोर जोर से बजाने लगा। कुछ देर बाद उसने एक बार फिर से यही बात पुनः जोर जोर से दोहराई। कुछ ही देर में यह बात कानों कान सारे गांव वालों को पता चल चुकी थी। गांव के सभी लोग दबी जबान से तरह तरह की बातें करने लगे। ठीक 8 बजे उस बरगद के पेड़ के नीचे चौपाल लगी। उस चौपाल में उन चारों बुजुर्ग जो पिछली रात तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी से मिलकर आए थे, उनके अलावा उस गांव के हर एक घर से एक वयस्क आदमी उस चौपाल में उपस्थित हुआ। उन चारों बुजुर्गों ने जैसे ही त्रिकाल पुट्टी की बताई गई बातें बतानी शुरू की थी कि अचानक से एक लड़की वहां आकर जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगी। उस चौपाल में उपस्थित सभी की नजरें उस लड़की की तरफ घूम गईं। उस लड़की ने मैले कुचैले कपड़े पहने थे। ऐसा लग रहा था कि वो कितने दिनों से नहाई नहीं हो। उसके बाल खुले और उलझे हुए थे। अचानक से वो जोर जोर से ताली पीटते हुए उछलने लगी और कुछ ही देर में वो नीचे जमीन के ऊपर बैठ गई। उसने अपना सर नीचे जमीन की तरफ झुका लिया था। उसके खुले उलझे बाल नीचे जमीन से जा मिले थे। अचानक से उसने अपना सर धीरे से उठाकर उस चौपाल में उपस्थित सभी लोगों को देखकर घूरने लगी। उस लड़की की भ्रुकुटी तनने लगी थी, आंखें जैसे गुस्से से बड़ी होकर बाहर निकल जाएं। उस लड़की ने जमीन के ऊपर पड़ी एक पेड़ की सूखी टहनी को अपने हाथ में उठाती है और उस टहनी से जमीन के ऊपर लिखने लगती है। अब तक उस लड़की की नजरें उस चौपाल में सभी को घूर कर वहां उपस्थित उन चारों बुजुर्गों को देखकर रुक जाती हैं। उस लड़की की नजरें हरिया के ऊपर पड़ते ही उनका हाथ स्थिर हो जाता है। उस लड़की के हाथ से पेड़ की टहनी छूट जाती है और वो बेहोश हो जाती है। चौपाल में उपस्थित सभी लोगों की नजरें उसी लड़की के ऊपर टिकी हुई थी कि अचानक से एक औरत भागती हुई उस लड़की के पास आती है और उस लड़की को पकड़कर वहां से ले जाने लगती है। शायद वो उस लड़की की माँ थी। जैसे ही वो अपने बेटी को वहां से उठाती है, उनकी नजरें जमीन के ऊपर पड़ती हैं, जहां उस लड़की ने पेड़ की टहनी से जमीन के ऊपर कुछ लिखा था। तब तक हरिया उस लड़की के पास पहुंच जाता है। उसके वहां पहुंचते ही जमीन के ऊपर जो भी लिखा हुआ वो अपने आप मिटने लगता। तब तक एक और आदमी वहां उस लड़की के पास पहुंच चुका था। अचानक से हरिया ने उस औरत और उस आदमी से कहा, कितनी दफा तुम्हें कहा है इसे घर में बंद करके रखा करो। बंद ही करके रखा था सरपंच साहब, पता नहीं कैसे अपने आप उनका दरवाजा खुल गया। ठीक है, इसे लेकर जाओ, बहुत जरूरी बात गांव वालों को बतानी है। सरपंच की बात सुनकर वे दोनों अपनी बेटी को लेकर वहां से जाने लगे। उन लोगों के जाते ही उस सरपंच के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैरने लगी। मित्रों, पिछली अमावस की रात के ठीक 1 बजे उस वीरान खंडर के अंदर काल केतु ने जब उन दोनों मिट्टी की बनी प्रतिमाओं के ऊपर से कपड़े को हटाते हुए जोर से आवाज लगाई, संध्या, सपना। काल केतु के इस आवाज से वो पूरा खंडर गूंज उठा था। खंडर के बाहर खड़ी संध्या और सपना काल केतु की आवाज सुनकर अर्धनग्न अवस्था में खंडर के अंदर आकर काल केतु के सामने खड़ी हो गई। उन दोनों को उस अवस्था में देखकर काल केतु के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैरने लगी। काल केतु ने अपने हाथ में थमी मिट्टी की बनी उन दोनों की प्रतिमाओं को जिस थाल से उठाई थी उसी थाल में रख दिया और अपनी जगह से उठा।
कालकेतु अपनी जगह से उठकर एक कमरे के अंदर जाने लगा। कालकेतु के अंदर जाते ही वे दोनों लड़कियां उसी कमरे के अंदर जाने लगी। ठीक 1 घंटे तक कालकेतु उन दोनों के साथ उस कमरे के अंदर रहा। उसके बाद कालकेतु उस कमरे के बाहर निकला और खंडर से निकलकर बाहर जाने लगा। खंडर के पास ही एक कुआं था। कालकेतु उसी कुएं की तरफ जाने लगा। कुएं के पास जाकर उसने रस्सी से बंधी बाल्टी को कुएं के अंदर गिरा दिया। कालकेतु रस्सी को खींचकर पानी से भरी बाल्टी निकालने लगा। करीब 4 से 5 बाल्टी स्नान करने के बाद कालकेतु पुनः अपने उस खंडर की तरफ जाने लगा। खंडर के अंदर जाते ही एक बार फिर वो अपने उसी स्थान पर जाकर बैठ गया। हवन की अग्नि अब भी धधक रही थी। कालकेतु एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके मंत्रोच्चारण करने लगा। कुछ देर बाद वे दोनों लड़की उस कमरे से निकलकर उस खंडर से बाहर जाने लगी। इधर कालकेतु एक बार फिर उन दोनों मिट्टी की प्रतिमाओं को उठाकर उसे कपड़े पहनाने लगा। एक बार फिर वे दोनों लड़की उस खंडर के प्रांगण से निकलकर उसे तालाब की तरफ जाने लगी, जहां से कुछ घंटे पहले वे दोनों नहाकर यहाँ इस खंडर में कालकेतु के पास आई थी। संध्या और सपना अभी उस खंडर से निकलकर उस तालाब के पास पहुंचने ही वाली थी कि अचानक से सपना का दाहिना पैर किसी चीज के ऊपर पड़ गया। सपना का पैर उस चीज पर पड़ते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर एक पल के लिए कांप गया हो। सपना जिस वशीकरण मंत्र के पास में फंसी हुई थी, अचानक से वो उस भ्रम से बाहर निकल चुकी थी। सपना अपने आप को उस तालाब के पास पाकर अचंभित होकर डरने लगी। उनके होश उड़ने लगे थे। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर यहाँ कैसे पहुंची। अचानक से उसकी नजर सामने जा रही संध्या के ऊपर गई। संध्या को भी वहां देखकर तो उसके पैरों तले जमीन गायब हो चुकी थी। उसने डरते हुए आवाज दी, संध्या संध्या। लेकिन संध्या कहाँ से सुनने वाली थी। वो तो अब तक भी उसी कालकेतु के वशीकरण के मंत्र पास में जकड़ी हुई थी। सपना तुरंत ही झुककर अपने दाहिने पैर के नीचे दबी हुई वो चीज अपने हाथ में लेकर उठने लगी। जैसे ही सपना वो चीज अपने हाथ में उठा रही थी कि अचानक से वो चीज उसके हाथ में लिपटने लगी। सपना ने तुरंत ही अपना हाथ जोर से झटका। इधर जैसे ही सपना के हाथ में वो चीज लिपट रही थी कि अचानक उधर खंडर में कालकेतु की आंखें एक झटके में खुल गईं। सपना डर के मारे जोर जोर से अपने दाहिने हाथ को झटकने लगी, लेकिन वो चीज उनके दाहिने हाथ से निकल नहीं रही थी। उसने तुरंत ही अपने दूसरे हाथ से उस चीज को पकड़कर अलग करने लगी। सपना को ऐसा आभास हुआ था जैसे अंधेरे में कोई सर्प उनके हाथ से लिपट गया हो, लेकिन वो सर्प नहीं बल्कि कोई माला थी। अंधेरे में सपना उसे टटोलने लगी। उस माला में गोल गोल दाने थे जिनकी सतह खुरदुरी थी। शायद सपना को उसे रुद्राक्ष की माला की वजह से ही वो उस कालकेतु के उस वशीकरण से बाहर आ पाई थी। उसने तुरंत ही उन रुद्राक्षों की माला को दोनों हाथों से पकड़कर अपने गले के अंदर डालने लगी। रुद्राक्ष की माला पहनने के तुरंत बाद वो संध्या के पीछे दौड़ने लगी। सपना दौड़ते हुए जोर जोर से संध्या को आवाज दिए जा रही थी, लेकिन संध्या पे कोई असर नहीं हो रहा था। अब उन दोनों के बीच कुछ ही फीट की दूरी बची थी कि अचानक एक जोर का झटका सपना को सामने से लगा और सपना कई फीट हवा में पीछे की तरफ उछलकर नीचे जमीन के ऊपर गिर पड़ती है। सपना को कई चोट लगी थी, वो उठ नहीं पा रही थी। वो धीरे धीरे बेहोशी के आगोश में समाने लगी थी। अचानक से एक आवाज सपना के कानों में सुनाई देने लगी। वो आवाज उसी तालाब से आ रही थी। सपना को ऐसा आभास हो रहा था कि कोई उस तालाब के पूरे पानी को तेजी से चारों तरफ घुमा रहा हो। वो आवाज और भी तेज हो गई। अब धीरे धीरे उस तालाब के आसपास की हवा तेज होने लगी। जल्द ही उस हवा ने बवंडर का रूप ले लिया। अगले ही पल सपना और संध्या उस हवा रूपी बवंडर के आगोश में आ चुकी थी। वो हवा रूपी बवंडर उन दोनों को अपने आगोश में लेकर उसी तालाब की तरफ बढ़ने लगा। उधर तालाब का पानी भी भंवर का रूप ले चुका था।
अगले ही पल हवा रूपी बवंडर और उस तालाब का पानी जो भंवर का रूप ले चुका था, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आकर जोर जोर से चक्कर लगाने लगे। कुछ देर तक तो हवा रूपी बवंडर और पानी का वो भंवर एक साथ तेजी से घूमते रहे। अचानक से एक झटके में वो हवा रूपी बवंडर और पानी का वो भंवर गायब हो गया। संध्या उस तालाब के भंवर के अंदर समा चुकी थी और सपना हवा रूपी बवंडर से बाहर निकलकर तालाब से थोड़ी दूर जाकर गिर चुकी थी। अगली सुबह जब गांव वाले उस तालाब की तरफ पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उन सभी की हालत खराब हो चुकी थी। संध्या का शरीर उस तालाब के बीचों बीच पानी के ऊपर तैर रहा था और सपना उस तालाब से कुछ दूर हटकर जमीन पर बेहोश पड़ी थी। जल्दी से उस गांव के दो आदमियों ने उस तालाब के अंदर छलांग लगा दी और पानी में तैरती ही संध्या के पास जाने लगे। जैसे ही वह दोनों संध्या के पास पहुंचकर संध्या को अपने जैसे ही वह दोनों संध्या के पास पहुंचकर संध्या को अपने साथ लेकर तालाब के किनारे जाने के लिए अपने पैरों को पानी के अंदर हिला ही रहे थे कि अचानक से दोनों को ऐसे लगा कि जैसे किसी ने पानी के अंदर उनके पैरों को पकड़कर खींच लिया हो। अचानक से उन दोनों का सर पानी के अंदर जाने लगा। वे दोनों संध्या को छोड़कर अपने हाथों को पानी के इधर उधर मारने लगे। दोनों ही छटपटाते हुए पानी में अपने हाथ मारते हुए अगले कुछ सेकंड के लिए वे दोनों पूरी तरह से पानी के अंदर जा चुके थे। तालाब के बाहर खड़े गांव के लोग इस नज़ारे के देखकर बहुत डर गए। जो दो आदमी संध्या को निकालने के लिए तालाब में कूदे थे वे दोनों ही बहुत ही अच्छे तैराक थे। तो फिर ऐसा क्या हो रहा था उन दोनों के साथ, ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। काफी हिम्मत करने के बाद दो और आदमी उस तालाब के अंदर कूद पड़े और वे दोनों भी तैराक संध्या के पास जाने लगे। किसी भी हाल में उन दोनों आदमियों को बचाना था। अभी वे दोनों आदमी तैरते हुए संध्या के पास पहुंचे ही थे कि अचानक से उन दोनों के बगल में से वे दोनों जो संध्या को निकालने के लिए उससे पहले तालाब में कूदे थे, अपना सर तालाब की पानी से ऊपर निकालते हुए जोर जोर से सांसें अपने मुंह को खोल कर लेने लगे। तकरीबन वे दोनों पानी के अंदर 1.5 मिनट तक रहे थे। अचानक से उनमें से एक ने जोर से चिल्लाया, भागो भागो जल्दी से यहाँ से। उन चारों ने तुरंत ही संध्या को अपने एक हाथ में पकड़ा और जल्दी से पैर हाथ चलाते हुए तालाब के किनारे जाने लगे। संध्या को तालाब से निकालकर बाहर किनारे रखा। तब तक सपना को भी वहां से उठाकर उस जगह से लेकर आया जा चुका था। गांव वाले तुरंत ही उन दोनों को उठाकर गांव के वैद्य के पास लेकर गए। उन्होंने तो संध्या को नहीं बचा पाए, लेकिन सपना की जान बच गई थी। 3 दिन तक सपना बेहोश रही। जब सपना को होश आया तो उनकी दिमागी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। वह पागलों की भांति करने लगी थी। पूरा गांव इस घटना की वजह से दहशत में आ चुका था। लोग दबी जबान में तरह तरह की बातें करने लगे थे। सबसे ज्यादा झुंड की वो लड़कियां डरी हुई थी जो जंगल से सूखी लकड़ी तोड़कर लाया करती थी। क्योंकि एक दिन पहले ही संध्या और सपना ने उस झुंड की 2 तेज तर्रार लड़कियों को 2 छोटी कुल्हाड़ी दी थी और उस कुल्हाड़ी के बारे में आज ही वे दोनों कुछ जरूरी बातें बताने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही इतनी बड़ी घटना घट चुकी थी जिनका अंदाजा शायद गांव में किसी को भी नहीं था। मित्रों, अब समझ में आया कि वो पागल लड़की कौन थी। उस पागल लड़की को उनके माँ और बाप वहां उस चौपाल के पास से लेकर अपने घर की ओर जाने लगे। वह पागल लड़की कोई और नहीं बल्कि वो सपना ही थी, जो उस रात उस काल केतु के वशीकरण और भयानक बवंडर से जान तो बच गई थी, लेकिन उनकी दिमागी हालत बिगड़ चुकी थी। सपना को वहां से लेकर जाते ही एक बार फिर चौपाल में उपस्थित सभी लोग उन चारों बुजुर्गों की बातों को बहुत गौर से सुनने लगे। तकरीबन आधे घंटे के अंदर वे बुजुर्ग सभी लोगों को त्रिकाल पुट्टी की बताई बातों को उस सबके सामने बोल दिए। चौपाल में उपस्थित सभी लोगों को त्रिकाल पुट्टी की बताई गई बातों को बताने के बाद उस बुजुर्ग ने वहां रखे एक पुस्तक में गांव के सभी घरों को क्रमांक के अनुसार दर्ज करना शुरू कर दिया।
तकरीबन 150 घर उस पुस्तक में लिखे हुए थे। सभी घर वालों के एक एक सदस्यों को एक एक कागज थमाकर ठीक 1 घंटे के अंदर एक मुट्ठी चावल उसी दी हुई कागज में लेकर यही चौपाल के पास आने को कहा। तकरीबन 1 घंटे के अंदर उस गांव में जितने भी घर थे, उन सभी के घर में से एक एक सदस्य एक एक मुट्ठी चावल लेकर उस चौपाल में आ चुके थे। त्रिकाल पुट्टी के कहे अनुसार जिस घर में ऐसी कन्या जिनकी शादी नहीं हुई थी, उन सभी ने उस एक मुट्ठी चावल के अंदर एक कागज में उस कन्या का नाम और उनकी उम्र लिखकर उस कागज के अंदर डाल दिया था। चौपाल पहुंचकर सभी लोगों ने एक बार फिर से अपना अपना नाम एक मुट्ठी चावल के साथ त्रिकाल पुट्टी की दी हुई कागज में लपेटकर उसी पुस्तक में दर्ज करने लगे। उस पुस्तक में दर्ज गांव के 150 घरों में से 2 घर एक मुट्ठी चावल लेकर उपस्थित नहीं हुए। उन चारों बुजुर्गों ने उन दोनों घरों के सदस्यों का नाम एक कागज में लिख लिया। उसके बाद उन बुजुर्गों ने उन चौपाल में आए हुए सभी लोगों से कहा, कल अमावस की रात शाम को एक भोज का आयोजन किया गया है। कोई भी कल रात अपने घर का चूल्हा नहीं जलाएगा। ये बात सभी को याद रहे कि कल शाम 5 बजे के बाद कोई भी अपने घर का चूल्हा नहीं जलाएगा। घर के सभी सदस्यों को रात्रि भोज में शामिल होना जरूरी है। इतना कहने के बाद उस बुजुर्ग ने कहा, किसी को भी कोई संकोच या अगर कोई सवाल हो तो वो अभी पूछ सकता है। उस बुजुर्ग की यह बात सुनकर वहां उस चौपाल में उपस्थित सभी लोग एक दूसरे का मुख देखने लगे। किसी ने भी कोई सवाल उस चौपाल में उन चारों बुजुर्गों से नहीं पूछा। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। ये बोलते ही उस चौपाल में उपस्थित सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे। जब सभी लोग उस चौपाल से जा चुके थे, तब उन चारों बुजुर्गों ने 148 घरों से जो एक मुट्ठी चावल त्रिकाल पुट्टी की दी हुई कागज में लपेट कर लाए थे, उसे एक बड़े से कपड़े की थैली में संभाल कर रखने लगे। थैली में रखने के बाद वे चारों उन 2 घरों की ओर जाने लगे जिस घर से मुट्ठी भर चावल नहीं आया था। इधर सपना के माता पिता सपना को पुनः उसी कमरे में बंद कर दिए जहां से वो भागकर उस चौपाल के पास जा पहुंची थी। सपना ने वहां मिट्टी में सूखी टहनी से जो बातें लिखी थी, वो बातें सपना की माँ ने पढ़ ली थी और सपना के लिखे हुए वो शब्द अपने आप गायब होते हुए भी उसकी माँ ने देखे थे। डर के मारे ये बात वो सपना के पिता से भी साझा नहीं कर रही थी। अचानक से सपना के पिता ने सपना की माँ के चेहरे पर झलक रही परेशानी को देखते हुए कहा, लता काफ़ी परेशान दिख रही हो। लता उसी सोच में इतनी डूबी थी कि उसने सपना के पिता की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। सपना के पिता ने लता को हिलाते हुए कहा, क्या हुआ लता, इस सोच में तुम पड़ गई। लता झेपते हुए बोली, बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर, साफ साफ बताओ मुझे। सपना के पिता ने लता से कहा, आज उस चौपाल पर मैं अपनी बेटी सपना को लेने के लिए गई थी तो तभी मेरी नज़र नीचे ज़मीन पर पड़ गई। वहाँ उस ज़मीन के ऊपर सपना ने जो बातें लिखी, लता की बातें पूरी भी नहीं हुई थी कि किसी ने उनके घर के बाहर से आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनते ही सपना के पिता लता की बातों को नज़रअंदाज करते हुए तुरंत कुर्सी से उठकर बाहर जाने लगे। दरवाजे के बाहर वही चारों बुजुर्ग खड़े थे। उन्हें देखते ही सपना के पिता ने कहा, आइए आइए। उनकी बात सुनते ही वे चारों उनके घर में प्रवेश कर गए। सपना के पिता ने लता से कहा, जाओ चाय बनाओ जल्दी। उनकी बात सुनते ही लता रसोई घर में चाय बनाने चली गई। तब तक सपना के पिता ने एक जग में पानी भरकर 4 खाली गिलास लेकर उन चारों के पास आए और उन चारों खाली गिलासों में भरे जग से पानी उड़ेलने लगे। चारों गिलास में पानी भरने के बाद
सपना के पिता भी वहीं उन चारों के पास कुर्सी पर बैठ गए। तभी एक बुजुर्ग अपने हाथ में पानी का गिलास उठाते हुए सपना के पिता से कहा, एक मुट्ठी चावल मुझे तुम्हारे घर से चाहिए। सपना के पिता ने तपाक से पूछा, मगर क्यों चाहिए एक मुट्ठी चावल? उसके बाद उस बुजुर्ग ने सपना के पिता को सारी बातें बताने लगा। तकरीबन 10 मिनट तक उनको सारी बातें बता देने के बाद उसने एक मुट्ठी चावल भरी कपड़े की थैली की तरफ दिखाते हुए कहा, बैजापुर गांव के सभी घरों से एक मुट्ठी चावल मुझे मिल चुका है। बस एक तुम्हारा ही घर बचा था तो यहाँ आना पड़ा। अभी उन पांचों की बातें समाप्त भी नहीं हुई थी कि लता ट्रे में 5 कप चाय बनाकर उन सभी के पास आई और वो चाय की ट्रे उन पांचों के बीच रखी टेबल के ऊपर रखकर वहां से जाने लगी। अचानक से एक बुजुर्ग ने सपना के पिता से कहा, जो भी है तुम अपनी जोरों से इस बात की सलाह मशवरा ले लो, तब तक हम चारों चाय पी लेते हैं। उनकी बात सुनकर वे तीनों बुजुर्गों ने भी कहा, ठीक कहते हो भैया। बाकी सभी लोगों को 1 घंटे का समय दिया गया था। उनके बाद वे सभी अपने अपने घरों से एक मुट्ठी चावल लेकर आए थे। इनको भी कम से कम 10 मिनट का समय तो देना ही चाहिए। उन चारों की बातें सुनने के बाद सपना के पिता कुर्सी से उठकर अपनी पत्नी लता के पास जाने लगे। अरे, अपनी चाय तो लेकर जाओ, एक बुजुर्ग ने पीछे से कहा। सपना के पिता तुरंत ही उनकी बात सुनकर पीछे की तरफ मुड़े और ट्रे में रखी चाय के कप को उठाते हुए अपने रसोई घर के अंदर जाने लगे। करीब 10 मिनट के बाद सपना के पिता अपनी पत्नी लता से सलाह मशवरा करने के बाद रसोई से बाहर निकलकर उन चारों के पास आए। उसे देखते ही एक बुजुर्ग ने कहा, तो क्या विचार किया? सपना के पिता ने अपने दाहिने हाथ में एक मुट्ठी चावल दबाए रखा था। कुर्सी पर बैठते ही उसने अपनी मुट्ठी उन चारों के सामने खोल दी। सपना के पिता के हाथों में चावल देखकर वे चारों बहुत खुश हुए। इतने में एक बुजुर्ग ने त्रिकाल पुट्टी की दी हुई कागज उनके सामने रखते हुए कहा, तेरी बेटी सपना, उसकी उम्र कितनी हो रही है? 14। 14 साल, सपना के पिता ने कहा। एक और छोटी सी कागज के ऊपर सपना का नाम और उनकी उम्र लिखने के बाद उसने सपना के पिता द्वारा दी गई एक मुट्ठी चावल के अंदर वो छोटी सी कागज रख दिया और त्रिकाल पुट्टी की दी हुई कागज में सभी को समेटने लगा। उनकी दी हुई एक मुट्ठी चावल को उन चारों ने कागज में लपेटकर उसी कपड़े की थैली में संभाल कर रख दिया और तुरंत ही उनके घर से बाहर निकल गए। उन चारों के निकलते ही सपना के पिता ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया और अपनी पत्नी लता के पास रसोई घर में जा ही रहा था कि अचानक से किसी ने उनके घर का दरवाजा बाहर से पीटने लगा। सपना के पिता उन चारों बुजुर्गों के पिए हुए खाली कप अपने हाथ में उठा ही रहे थे कि अचानक से दरवाजा पीटने की आवाज़ सुनकर वे खाली कप वहीं छोड़ दिए और अपने घर का दरवाजा खोलने के लिए पीछे की तरफ पलटकर दरवाजे के पास जाने लगे। जैसे ही सपना के पिता ने दरवाजा खोला, उनके सामने वही चारों बुजुर्ग खड़े थे। एक के कंधे के ऊपर कपड़े की थैली भी टंगी हुई थी। सपना के पिता को ऐसा लग रहा था कि शायद उनका कोई सामान उनके घर में छूट गया था, जिसे लेने के लिए वे चारों दोबारा उनके घर आए थे। लेकिन जब वे चारों ने सपना के पिता से ये कहा कि वे लोग यहाँ दोबारा नहीं, पहली बार यहाँ एक मुट्ठी चावल लेने के लिए आए हैं, तो ये बात सुनकर सपना के पिता के होश उड़ने लगे थे। उनकी बातों का तनिक भी विश्वास नहीं हो रहा था। आप लोग मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? अपने चेहरे पर आश्चर्य भरे भाव लिए सपना के पिता ने कहा, बेटा, ये उम्र नहीं रही हम लोगों की कि मजाक किया जाए। उन चारों में से एक बुजुर्ग ने कहा, बाबा, मैं अभी मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले ही आप चारों को एक मुट्ठी चावल मैं दे चुका हूँ। ये देखिए, मेरे टेबल के ऊपर 4 खाली कप आप चारों ने ही कुछ देर पहले चाय पीकर रखे हैं और मैं अपनी पत्नी से सलाह मशवरा करने के बाद आपको एक मुट्ठी चावल अपनी रसोई से लाकर दिया हूँ।
उनकी बातें सुनकर उन चारों बुजुर्गों के होश उड़ने लगे। कौन सही बोल रहा और कौन झूठ, यह निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। अचानक से उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, अगर हम लोग यहाँ आकर तुमसे एक मुट्ठी चावल ले चुके हैं तो हम लोगों ने अपने पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखकर हस्ताक्षर करवाया ही होगा। इतना कहने के बाद उस बुजुर्ग ने अपने हाथ में थामे पुस्तक के पन्नों को पलटने लगा। अरे ये देखो, तुम्हारे नाम की एंट्री हुई है, मगर चावल देने के बाद अगर तुम्हें फिर भी शक हो रहा है तो मैं अपने इस कपड़े की थैली में रखे 148 घरों के एक मुट्ठी चावल गिनवा देता हूँ। सपना के पिता को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अंत में वो अपने मन में संशय लिए उन चारों को एक बार फिर से अपने घर के अंदर बुलाए। तब तक सपना की माँ टेबल के ऊपर से खाली पड़ी हुई चाय के कपों को हटाकर रसोई के अंदर ले जा चुकी थी। एक बार फिर वे चारों उसी कुर्सी के ऊपर बैठ चुके थे। उन चारों ने अपने साथ लाए हुए कपड़े की थैली को टेबल के ऊपर रखा और एक एक करके 48 घरों से एकत्रित की हुई एक मुट्ठी चावल जो कागज में लिपटी हुई थी उनको संभाल कर उस थैली से बाहर निकालने लगे। कुछ ही देर के अंदर उस कपड़े की थैली के अंदर रखी हुई सारी एक मुट्ठी चावल वाली कागज की थैली, जो कि गिना जा चुका था, गिनते हुए 148 थी। अब तो उन्हें विश्वास हो गया कि हम लोग तुम्हारे पास पहली बार ही आए हैं। उन चारों में से एक बुजुर्ग ने कहा। ये बोलकर वो बुजुर्ग फिर से सारी कागज से मुड़ी हुई चावल की छोटी छोटी थैलियों को संभाल कर पुनः उसी कपड़े की थैली के अंदर रखने लगा। एक बार फिर उस बुजुर्ग ने सपना के पिता को एक मुट्ठी चावल के बारे में सारी बातें बताने लगा। सपना के पिताजी चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। जब उनकी बातें खत्म हुई तो सपना के पिताजी कुछ देर के लिए रसोई घर के अंदर गए और अंदर उसने लता को कुछ समझाया। लता को समझाने के बाद एक बार फिर उन चारों बुजुर्गों के पास आकर बैठ गए। कुछ ही देर बाद लता एक बार फिर से एक ट्रे में 4 कप चाय लेकर आई और उन पांचों के सामने रखी टेबल के ऊपर वो चाय वाली ट्रे रखकर रसोई घर के अंदर जाने लगी। लीजिए, आप लोग चाय पी लीजिए, सपना के पिताजी ने कहा। उनकी बातों को सुनकर वे चारों टेबल के ऊपर रखी ट्रे के ऊपर से चाय की भरी कप अपने अपने हाथों में उठाने लगे। उन चारों बुजुर्गों ने जैसे ही अपनी चाय खत्म करने के बाद खाली कप को टेबल के ऊपर रखा ही था कि अचानक से लोग अपना सर पकड़ने लगे। क्या हो गया आप लोगों को? सपना के पिताजी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया था। वो तुरंत ही लता लता कहकर चिल्लाने लगे। लता रसोई घर के अंदर से अपने कामों में व्यस्त थी। जैसे ही उनके कानों में आवाज सुनाई पड़ी, वे दौड़कर रसोई घर से बाहर आई। बाहर का नजारा देखकर उनके होश उड़ने लगे थे। वे चारों बुजुर्ग अपने अपने कुर्सी के ऊपर बेहोश पड़े थे। लता जल्दी से अपने घर का दरवाजे का पल्ला जो खुला हुआ था उसे जाकर सटा दी। उन दोनों के चेहरे के ऊपर से हवाइयां उड़ने लगी थी। लता जल्दी से अपने पति के पास आई। दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दोनों के चेहरे के ऊपर परेशानी साफ साफ झलक रही थी। अचानक से उन दोनों के चेहरे के ऊपर एक कुटिल मुस्कान तैरने लगी। सपना के पिताजी तुरंत ही टेबल के ऊपर पड़ी हुई वो पुस्तक के पन्नों को पलटने लगे। जिन 2 घरों से एक मुट्ठी चावल लेना बाकी था उनमें से एक तो वो खुद था और जो दूसरा अब तक बाकी था बस उनका नाम देखना था। सपना के पिताजी ने तुरंत ही उस दूसरा नाम जिसने अब तक एक मुट्ठी चावल नहीं दिया था उसे रजिस्टर में देखने के बाद वह तुरंत ही अपनी कुर्सी से उठा और लता को कुछ समझाने लगा। लता को समझाने के बाद सपना के पिताजी अपने घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलने लगे। घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलने से पहले सपना के पिताजी ने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई और तेजी से उनके घर की तरफ बढ़ने लगे, जिसने उनके अलावा अब तक एक मुट्ठी चावल नहीं दिया था।
सपना के पिताजी कुछ ही देर में उस शख्स के घर के पास पहुंच चुके थे। उसके घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने तुरंत ही अपना हाथ उठाकर उस दरवाजे की कुंडी पकड़ लिया। जैसे ही वह दरवाजे की कुंडी पकड़कर पीटने ही वाला था कि अचानक से उनके कानों में कुछ आवाज सुनाई पड़ी। वो आवाज उसी कमरे के अंदर से आ रही थी। दरवाजे की कुंडी को धीरे से छोड़कर वो अपना दाहिना कान उस दरवाजे से सटा दिया। दरवाजे के अंदर से किसी की आवाज सुनाई पड़ रही थी। ये वही आवाज थी जो कुछ देर पहले उसने उन बुजुर्गों के मुंह से सुनी थी। सपना के पिताजी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। वह तुरंत ही दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। उनकी धड़कनें काफी बढ़ चुकी थी। जैसे ही अंदर का दरवाजा खुला, उनकी नजरें अंदर बैठे उन चारों बुजुर्गों पर गई। यह वही चारों बुजुर्ग थे जिसे कुछ देर पहले उसने अपने घर से चाय पिलाकर बेहोश किया था। उन चारों को देखकर अब उनके होश उड़ने लगे थे। उसके पैरों तले जमीन गायब हो चुकी थी। डर के मारे उनके हलक की आवाज गायब हो चुकी थी। अचानक से उनके कानों में आवाज सुनाई पड़ी, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उन चारों बुजुर्गों में किसी एक ने यह बात कही थी। अचानक से एक सफेद धुंध सपना के पिताजी के आसपास घूमने लगी। वो सफेद धुंध उनके 3 चक्कर काटने के बाद गायब हो गई। सपना के पिताजी चुपचाप उस घर के अंदर प्रवेश कर गए। उनके घर के अंदर प्रवेश करते ही उस घर का दरवाजा अपने आप अंदर से बंद हो गया। आधे घंटे के बाद एक एक करके उन चारों बुजुर्गों को होश आने लगा। होश में आने के बाद वे सभी एक दूसरे को देखने लगे। वे सभी अपने चारों तरफ इधर उधर देखने लगे। सपना के पिताजी इस घर के अंदर कहीं नहीं दिख रहे थे। इतने में एक बुजुर्ग जल्दी से कुर्सी से उठा और रसोई घर की तरफ जाने लगा। जैसे ही वह बुजुर्ग रसोई घर के मुहाने तक पहुंचा ही था कि उनकी नज़र लता के ऊपर गई। रसोई घर के अंदर लता जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। वो जल्दी से अपने पीछे की तरफ पलटा और जहां वो बैठकर चाय पी रहा था, वहां रखी टेबल के ऊपर से पानी भरी हुई जग को उठाया और तुरंत ही रसोई घर की तरफ भागा। उनके पीछे पीछे वो तीनों बुजुर्ग भी रसोई की तरफ भागे। उस बुजुर्ग ने तुरंत ही अपने हाथ में चुल्लू भर पानी भरकर उसके ऊपर उड़ेला और पानी के छींटे लता के चेहरे के ऊपर मारने लगा। एक और बार छींटे मारने के बाद लता को होश आने लगा था। लता अपने आप को उन चारों बुजुर्गों से घिरा देखकर घबराने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो वहां नीचे रसोई में कैसे पड़ी हुई थी। लता के दिमाग में दुविधा चल रही थी कि वो वहां बेहोश कैसे पड़ी हुई थी, जबकि उन चारों के दिमाग में यह चल रहा था कि लता ने ही उनके चाय में कुछ मिलाकर दिया था, जिसे पीकर वे चारों बेहोश हुए थे। लता इसी उधेड़-बुन में थी कि अचानक से एक बुजुर्ग ने कहा, बेटी, तुम्हारे पति, उसे नहीं देख रहा हूं, वो कहाँ गए हैं? अपने पति के बारे में सुनकर लता सकपका गई। लता कुछ भी जवाब देती उसके पहले ही उनके घर का दरवाजा खुलने की आवाज उन सभी के कानों में सुनाई पड़ी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वे सभी रसोई से निकलकर बाहर कमरे में आ चुके थे। दरवाजे के सामने दरवाजा खोले सपना के पिता खड़े थे। उनकी सांसें तेज चल रही थी। उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे देखकर वो तेजी से भागकर अपने घर आया था। वह तुरंत ही अपने घर के अंदर घुसा और घर के दरवाजे को अंदर से बंद करने लगा। दरवाजा अंदर से बंद करने के बाद तो उस देर तक अपनी आंखें बंद करके गहरी सांसें अपने जहन के अंदर भरने लगा। सभी संशय के घेरे में अपने अपने चेहरे के ऊपर प्रश्नवाचक भाव लिए एक दूसरे को टकटकी लगाकर देख रहे थे। अचानक से एक बुजुर्ग ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? उनकी बात सुनकर सपना के पिताजी तेजी से उनके पास आकर खड़े हो गए। डर के मारे उनके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसने अपना दाहिना हाथ
आगे बढ़ाते हुए कहा, मो, मो, मोहन, एक मुट्ठी चावल। उनकी बात सुनकर वे चारों बुजुर्ग खुश हुए, क्योंकि उनके अलावा एक मोहन का ही नाम बचा हुआ था उस रजिस्टर में, जिसने अपने घर का एक मुट्ठी चावल अब तक नहीं दिया था। उनकी बात सुनकर एक बुजुर्ग ने कहा, बहुत अच्छा किया बेटा, जो तुम ही उनके घर से एक मुट्ठी चावल लेकर यहाँ आ गए, नहीं तो हम चारों को उनके पास जाना होता। एक बुजुर्ग ने कुछ कदम सपना के पिताजी की तरफ बढ़ाया और उनके दाहिने हाथ से वह मुड़े हुए कागज लेने लगा। उस मुड़े हुए कागज के अंदर एक मुट्ठी चावल रखी हुई थी। उस बुजुर्ग ने मुड़े हुए कागज को दोनों हाथों से खोलने लगा। उस मुड़े हुए कागज के अंदर एक मुट्ठी चावल के साथ एक छोटा कागज, जिन पर दो लड़कियों का नाम भी लिखा हुआ था। उन दोनों लड़कियों में से एक नाम आरती, जिनकी उम्र 12 साल, और दूसरा नाम निशा, जिनकी उम्र 14 साल थी। उस बुजुर्ग ने तुरंत ही उस कागज में लिखा नाम पढ़कर उस एक मुट्ठी चावल के अंदर कागज रख करके अंदर से मोड़ने लगा और उसे अच्छी तरह से संभाल कर वो अपने कपड़े की थैली के अंदर रखने लगा। जैसे ही उसने कपड़े की थैली के अंदर वो एक मुट्ठी चावल कागज में लपेट कर रखा ही था कि अचानक से सपना के पिता ने कहा, जितनी जल्द से जल्द ये चावल की थैली आप लोग त्रिकाल पुट्टी के पास पहुंचा दें। उनकी बात सुनकर एक बुजुर्ग ने कहा, जरूर जरूर बेटा, ये चावल की थैली आज ही त्रिकाल पुट्टी के पास पहुंच जाएगी। चलो अब इजाजत दो, और भी काम अभी बचे हैं जिसे पूरा करना है। ये बोलकर उन बुजुर्गों ने अपने कंधे के ऊपर टांगने को चावल की थैली को उठाने लगे। सपना के पिता की बातों में वे चारों बुजुर्ग और उनकी पत्नी लता इस कदर खो चुके थे कि अब उन्हें यह भी पूछना याद नहीं रहा कि वे चारों चाय पीकर बेहोश कैसे हुए थे, और साथ ही साथ उनकी पत्नी लता रसोई घर में बेहोश होकर नीचे कैसे पड़ी हुई थी। जैसे वे चारों उनके घर से निकल ही रहे थे कि अचानक से सपना के पिता ने पीछे से कहा, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो क्या मैं भी त्रिकाल पुट्टी के पास चावल की थैली पहुंचाने जा सकता हूं। उनकी बात सुनकर वे चारों रुक गए और पीछे की तरफ पलटने लगे। लता मन ही मन ये सोचकर परेशान होने लगी कि एक तो पहले से ही आफत बनी हुई है, और ये अब उस तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी के पास जाने की मांग क्यों कर रहे हैं। लता ने तुरंत ही अपने पति से कहा, अब आप वहां जाने की जिद क्यों कर रहे हैं, जब वो तांत्रिक बाबा त्रिकाल पुट्टी कल शाम बैजापुर गांव में आ ही रहे हैं, तो फिर यहीं उनसे सबकी भेंट हो जाएगी। लेकिन सपना के पिता के ऊपर कुछ अलग ही धुन सवार थी। वह अपनी पत्नी की बातें सुन ही नहीं रहा था। अंत में उनके जिद की वजह से वे चारों बुजुर्ग अपने साथ उनको भी त्रिकाल पुट्टी के पास ले जाने के लिए तैयार हो गए। इतने में एक बुजुर्ग ने कहा, ठीक है बेटा, आज रात्रि 8 बजे चावल की थैली त्रिकाल पुट्टी के पास लेकर जाना है। ठीक शाम 7 बजे तुम चौपाल के पास पहुंच जाना। वहीं से हम पांचों त्रिकाल पुट्टी के पास चल चलेंगे। उनकी बातें सुनकर सपना के पिता के चेहरे के ऊपर एक कुटिल मुस्कान तैरने लगी। जैसे ही वे चारों बुजुर्ग उनके घर से बाहर निकलकर बाहर गए ही थे कि अचानक से सपना के पिता ने तुरंत ही अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद उसने तुरंत ही अपनी पत्नी लता को अपने रसोई घर में लेकर जाने लगा। रसोई घर में लता अचंभित होकर अपने पति का चेहरा देख रही थी। उसके बाद उसके पति ने जो बात बताई उसे सुनकर लता के होश उड़ने लगे थे। उसने अपने पॉकेट से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और अपने पत्नी के हाथ में देते हुए कहा, यह रहा एक मुट्ठी चावल मोहन के घर का। तो फिर उसने उन बुजुर्गों को किसके घर का चावल दिया था? तो फिर आपने उन बुजुर्गों को किसके घर का चावल दिया था? लता अपने चेहरे पर प्रश्नवाचक भाव लिए ये बात पूछी। जब मैं मोहन के घर पहुंचा तो उनके घर का दरवाजा अंदर से बंद पड़ा था। मैं जैसे उनका दरवाजा पीटने ही वाला था कि अचानक से अंदर आ रही आवाज सुनकर मैं रुक गया और अपनी कान दरवाजे से सटाकर
अंदर हो रही बातों को सुनने की कोशिश करने लगा। अंदर वही बातें हो रही थी जो चारों बुजुर्गों ने मुझसे कही थी। अचानक से मेरी नजर उस दरवाजे में एक छोटे से छेद के ऊपर गई। मैं जैसे ही झुककर उस दरवाजे में बने छोटे से छेद से अपनी एक आंख बंद करके उस कमरे के अंदर देखा, तो अंदर का नजारा देखकर मेरे होश उड़ने लगे थे। मोहन के घर यही चारों बुजुर्ग पहले से ही मौजूद थे। वे चारों एक मुट्ठी चावल की बातें करने के बाद वे मोहन से किसी छोटी कुल्हाड़ी के बारे में बातें बता रहे थे। मैं तुरंत ही जोर जोर से मोहन के घर का दरवाजा पीटने लगा। दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर मोहन तुरंत ही अपने घर का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उस घर के अंदर एक सफेद धुंध ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और मैं अपने वश में नहीं रहा। मेरे कदम ना चाहते हुए भी उस घर के अंदर जाने लगे। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं। जब मुझे वहां से भेजा गया तो मेरे हाथ में एक मुड़ी हुई कागज जिसमें मोहन के घर की एक मुट्ठी चावल थी वो देते हुए उन्होंने कहा, ये उन चारों बुजुर्गों को दे देना। जब मैं घर पहुंचने ही वाला था कि उससे पहले ही मैंने मोहन के घर के चावल निकाल कर किसी और के घर के चावल उस कागज के अंदर रख दिया था। अब तो मुझे आज रात्रि 7 बजे का इंतजार है। अभी वे दोनों रसोई घर में बातें ही कर रहे थे कि अचानक से उनके दरवाजे को पीटने की आवाज उन दोनों के कानों में सुनाई पड़ी। अचानक से जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। यह हंसने की आवाज उनकी बेटी सपना की ही थी, लेकिन वो आवाज आज कुछ अलग ही लग रही थी। का, काल पक्षी काल पक्षी बोलकर सपना जोर जोर से हंसने लगी। लता काल पक्षी का नाम सुनकर काफी डर चुकी थी। उसने आज उस चौपाल के पास सपना को वहां मिट्टी में काल पक्षी ही लिखे हुए देखा था, और जैसे ही वह बुजुर्ग वहां आए मिट्टी के ऊपर लिखा वो काल पक्षी अपने आप गायब हो गया। उस घर के एक कमरे के अंदर सपना जोर जोर से काल पक्षी का नाम लेकर अट्टहास कर रही थी। वहीं बाहर कोई जोर जोर से घर का दरवाजा पीटते जा रहा था। सपना के पिताजी और उनकी मां लता अपनी बेटी के मुख से काल पक्षी का नाम सुनकर काफी डरने लगे। लता तुरंत ही अपने पति से कहती है, मैंने आज सपना को उस चौपाल के पास मिट्टी में काल पक्षी लिखते हुए देखा था। कहीं ये उसी काल पक्षी के बारे में बोलकर तो नहीं हंस रही। इधर उस घर के अंदर सपना की हंसी तेज हो रही थी और उधर घर के बाहर कोई उनके घर का दरवाजा जोर जोर से पीटे जा रहा था। दोनों के चेहरे के ऊपर से हवाइयां उड़ी हुई थी। सपना के पिता डरते हुए अपने कदम घर के दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ाने लगे। जैसे ही सपना के पिता ने उस घर के किवाड़ की कुंडी अंदर से खोली, सामने ही मोहन की दोनों बेटियां आरती और निशा खड़ी थी। सपना सपना वे दोनों जोर जोर से सपना का नाम लेते हैं उस घर के अंदर प्रवेश कर गईं। वे दोनों बहनें बहुत ही डरी हुई थी। वे दोनों सपना के बंद कमरे के पास जाकर रोने लगी। सपना के माता और पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने डरते हुए उन दोनों बहनों से कहा, क्या हुआ बेटी, तुम दोनों रो क्यों रही हो? उन दोनों ने रोते रोते अपने कमर में छुपाई हुई वो छोटी कुल्हाड़ी निकालकर अपने दाहिने हाथ में लेकर फहराने लगी। ये दोनों वही कुल्हाड़ी थी जिसे पिछली अमावस के दिन सपना और उनकी दोस्त संध्या, जिनकी मृत्यु जंगल में हो गई थी, उन्होंने दी थी। उन दोनों के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर सपना के माता पिता और डर गए। दोनों बहनें अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए अपने पीछे की तरफ मुड़ती हैं। उन दोनों बहनों ने अपने हाथ से कुल्हाड़ी नीचे फेंक दी। कुल्हाड़ी नीचे जमीन पर गिरते ही एक साथ एक झन्नाटे में बाहर का दरवाजा बंद हो गया और सपना के कमरे का दरवाजा एक झटके में खुल गया। सपना के कमरे का दरवाजा खुलते ही वे दोनों बहनें एक झटके में उस कमरे के अंदर खींची चली गईं। उन दोनों बहनों के अंदर जाते ही उस कमरे का दरवाजा एक झटके में बंद हो गया। सपना के माता पिता अपने सामने इस घटना को देखकर पूरी तरह से डर चुके थे। उन दोनों के सामने दो छोटी कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी।
अचानक से उन दोनों कुल्हाड़ी से सफेद धुआं निकलने लगा और धीरे धीरे पूरे कमरे के अंदर भरने लगा। सपना के माता पिता कुछ समझ पाते कि उससे पहले ही वे दोनों बेहोशी के आगोश में समाने लगे। तकरीबन आधे घंटे के बाद जब सपना के माता पिता को होश आई तो वे दोनों जमीन पर पड़े हुए थे। वे दोनों उठकर अपने घर में चारों तरफ देखने लगे। ना ही जमीन के ऊपर वह दोनों कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी और ना ही उनके घर के अंदर वो सफ़ेद धुंध और धुआं जो उन दोनों कुल्हाड़ी के अंदर से पैदा हुआ था। अचानक से उनकी नज़र सपना के दरवाजे के ऊपर गई। उनके किवाड़ का पल्ला खुला हुआ था। वो जल्दी से जमीन से उठा और अपनी बेटी सपना के कमरे की तरफ दौड़ा। जैसे उसने सपना के घर के अंदर देखा, सपना अपने बिस्तर के ऊपर बेहोश पड़ी हुई थी। वे दोनों बहनें उस कमरे में कहीं भी नहीं थी। उसने तुरंत अपने रसोई घर में जाकर देखा, वहां भी वे दोनों बहनें नहीं थी। सपना के पिता को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जिस तरह का घटनाक्रम उनके साथ घटित हो रहा था, वह अपने दिमाग में तय नहीं कर पा रहा था कि वो घटना सचमुच में हकीकत में हो रही थी या फिर वो किसी सपने में थे। सवालों के उधेड़ बुन में घिरे सपना के पिता रसोई घर से बाहर निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। उनके घर के दरवाजे की कुंडी अंदर से लगी हुई थी। सपना के पिता ने दरवाजे की कुंडी को हटाते हुए दरवाजा खोला। दरवाजे को खोलकर उसने बाहर देखा। घर के बाहर कोई भी नहीं था। किसी को बाहर ना पाकर उसने तुरंत ही अपने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दरवाजा बंद करने के बाद वो अपनी पत्नी लता के पास जाकर बोला, मैंने उन सभी को मोहन के घर इसी कुल्हाड़ी के बारे में चर्चा करते हुए सुना था। सपना के पिता ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, पता नहीं आखिर वो दोनों कुल्हाड़ी और मोहन की वो दो बेटियां जाने कहाँ गायब हो गई। उन दोनों के मन में सैकड़ों सवाल चलने लगे थे। आखिर उस कुल्हाड़ी के पीछे क्या रहस्य था जो उन दोनों बहनों ने उनके आगे फेंकी थी। काल पक्षी आखिर कौन था जिनका नाम उनकी बेटी सपना दूसरी आवाज में हंसते हुए ले रही थी। त्रिकाल पुट्टी के एक मुट्ठी चावल के पीछे का असली मकसद आखिर क्या था। ठीक शाम 7 बजे सपना के पिता उस चौपाल के पास पहुंच चुके थे। उनके पहुंचने से पहले ही वे चारों बुजुर्ग वहां उपस्थित हो चुके थे। चौपाल पहुंचकर उन पांचों ने 3 मशालें जलाई और तांत्रिक बाबा त्रिकाल पुट्टी के पास जाने के लिए निकलने लगे। अभी वे पांचों अपने गांव से निकलकर जैसे उस तालाब के पास से होकर एक कतार में एक दूसरे के आगे पीछे गुजर ही रहे थे, उस कतार में सबसे पीछे सपना के पिता अपने हाथ में मशाल लिए चल रहे थे। उस तालाब के पास उनको ऐसा आभास हुआ कि शायद उनके पीछे कोई है। वो डर के मारे तुरंत ही अपने पीछे मुड़ा। पीछे का नज़ारा देखकर उनकी घिग्गी बंद गई। उनके पीछे मशाल लिए वो खुद ही खड़ा था। सपना के पिता के हलक से आवाज निकल नहीं पा रही थी। डर के मारे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उनके गिरने से पहले ही वो शख्स जो उनकी शक्ल लिए उनके पीछे खड़ा था, उनके हाथ से छूटती मशाल को अपने हाथ में थाम लिया। उनके हाथ से मशाल थामते ही उनके हाथ में थमी पहली वाली मशाल गायब हो गई। तब तक वे चारों बुजुर्ग उस तालाब को पार कर चुके थे। वो शख्स तुरंत ही नीचे झुका और सपना के पिता के पॉकेट में कुछ ढूंढने लगा। उनके पॉकेट से एक मुड़ी हुई कागज को तुरंत निकालकर अपने पॉकेट के अंदर रख लिया। अपने पॉकेट के अंदर रखकर वो तुरंत ही उन चारों बुजुर्गों के पीछे पहुंचकर उनके पीछे पीछे चलने लगा। करीब आधे घंटे चलने के बाद वे पांचों त्रिकाल पुट्टी के उस कुटिया के पास पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर एक बुजुर्ग ने सपना के पिता से कहा, बेटा तुम यहीं हम लोगों का इंतजार करो, हम चारों ये एक मुट्ठी चावल की थैली त्रिकाल पुट्टी को देकर आते हैं। उनके बात सुनकर सपना के पिता ने कहा, ठीक है बाबा, आप लोग बाबा त्रिकाल पुट्टी से मिलकर आइए,
मैं ही आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। उनके इतना कहने के बाद वे चारों बुजुर्ग उस कुटिया के अंदर जाने लगे। सपना के पिताजी वहीं एक पेड़ के पास खड़े रहकर उन चारों का इंतजार करने लगे। जैसे ही वे चारों बुजुर्ग उस तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी के कुटिया के अंदर प्रवेश किए ही थे कि अचानक से त्रिकाल पुट्टी ने अपनी आंखें खोली। त्रिकाल पुट्टी अपनी दोनों आंखें बंद किए ध्यान में बैठे हुए थे। उन चारों ने वो एक मुट्ठी चावल की थैली त्रिकाल पुट्टी के पास रखते हुए कहा, ये लीजिए बाबा, पूरे बैजापुर गांव के सभी घरों से एकत्रित की हुई एक मुट्ठी चावल। त्रिकाल पुट्टी अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए कहा, लाओ मेरे पास लेकर आओ ये चावल की थैली। त्रिकाल पुट्टी की बात सुनकर एक बुजुर्ग ने उस चावल की थैली को उठाकर तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी के पास जाकर रख दिया। तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी ने उस चावल की थैली के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखते हुए अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। अचानक से तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी का मुस्कुराता चेहरा अगले पल ही गुस्से से तमतमाने लगा। उसने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, मोहन 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 के घर का चावल इस थैली में नहीं है। त्रिकाल पुट्टी की आंखें गुस्से से तन चुकी थी। उनकी बातें सुनकर वे चारों बुजुर्ग एक दूसरे का मुख देखने लगे। इतने में एक बुजुर्ग ने कहा, बाबा, मैंने रखा है मोहन के घर का चावल, मुझे सपना के पिता ने लाकर वो हमको दिया था। यह बोलकर वो बुजुर्ग तुरंत ही उस कुटिया से बाहर निकल गया। कुटिया के बाहर उस बुजुर्ग ने सपना के पिता को बहुत ध्यान से इधर उधर ढूंढा, लेकिन सपना के पिता वहां कुटिया के आसपास कहीं भी नहीं था। जैसे ही वह बुजुर्ग आदमी अपने पीछे की तरफ मुड़ा ही था कि उनके पीछे सपना के पिता खड़े थे। उनको अपने पीछे देखकर उस बुजुर्ग ने कहा, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था, चलो मेरे साथ। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, कहाँ? उस बुजुर्ग ने तपाक से कहा, कुटिया के अंदर बाबा त्रिकाल पुट्टी के पास। इतना कहने के बाद उस बुजुर्ग ने अपने साथ सपना के पिता को उस कुटिया के अंदर लेकर जाने लगे। कुटिया के अंदर बाबा त्रिकाल पुट्टी ने उस कपड़े की थैली के अंदर से रखी हुई सारी एक मुट्ठी चावल वाली कागज की पोटली को उस थैली से बाहर निकाल चुके थे। जैसे ही वह बुजुर्ग सपना के पिता को लेकर त्रिकाल पुट्टी जी की कुटिया के अंदर प्रवेश किए ही थे कि अचानक से त्रिकाल पुट्टी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, रुक जा, तो बस वहीं रुक जा। त्रिकाल पुट्टी की यह बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह का भाव उत्पन्न हो चुका था। सपना के पिता और वह बुजुर्ग अपने कदम वहीं रोक लिए थे। त्रिकाल पुट्टी ने तुरंत ही अपना सारा काम बंद करके उसने बगल में रखी कमंडल को अपने हाथ में उठाने लगा। उस कमंडल को अपने बाएं हाथ में पकड़कर दाहिने हाथ में झुकाने लगा। दाहिने हाथ की चुल्लू में कमंडल का सिद्ध किया जल लेने के बाद उसने तुरंत ही वो सिद्धि जल प्रज्वलित हवन की अग्नि के ऊपर छिट्टे मारे। तुरंत ही उस कुटिया के अंदर सफेद धुआं भरने लगा। एक एक करके चारों बुजुर्ग बेहोश होकर वहीं गिरने लगे। सपना के पिता वशीभूत होकर चुपचाप त्रिकाल पुट्टी के पास आकर बैठ गए। त्रिकाल पुट्टी ने सपना के पिता से कहा, मेरी आंखों में देख। सपना के पिता चुपचाप टकटकी लगाकर त्रिकाल पुट्टी की आंखों के अंदर झांकने लगा। तकरीबन 2 मिनट तक सपना के पिता उस त्रिकाल पुट्टी की आंखों के अंदर बिना पलक झपकाए देखते रहे। जैसे ही सपना के पिता ने अपना पलक झपकाया, एक पल में वो सब वहां से गायब हो गए। उनकी जगह एक मुट्ठी चावल वाली कागज की पोटली पड़ी हुई थी। त्रिकाल पुट्टी उस एक मुट्ठी चावल वाली कागज की पोटली को देखकर उनके चेहरे के ऊपर एक कुटिल मुस्कान तैरने लगती है। उसने तुरंत ही उस कागज की मुड़ी हुई पोटली को अपने हाथ में उठाया और तुरंत ही उसे खोल कर देखने लगा। उस कागज के अंदर एक मुट्ठी चावल के साथ एक छोटे से कागज में 2 लड़कियों के नाम लिखे हुए थे। त्रिकाल पुट्टी ने उस कागज की पोटली को वहां रखे सारे चावलों वाली पोटली के साथ रखकर
एक बार फिर उसने कमंडल का सिद्ध किया जल अपने दाहिने हाथ में उड़ेलने लगा। उसने एक बार फिर सिद्धि जल को अपने हाथ में लेकर प्रज्वलित अग्नि के ऊपर छिट्टा मारा। सिद्धि जल हवन के प्रज्वलित अग्नि के ऊपर छिट्टे मारते ही एक बार फिर से उस कुटिया के अंदर सफेद धुआं भरने लगा। कुछ ही देर में वो धुआं अपने आप वहां से गायब हो गया। धुआं गायब होते ही वे चारों बुजुर्ग एक एक करके होश में आने लगे। होश में आते ही वे चारों ही एक दूसरे को देखने लगे। वे चारों पिछले कुछ मिनटों पहले उस कुटिया के अंदर क्या क्या हुआ था वे सभी भूल चुके थे। अचानक से त्रिकाल पुट्टी ने कहा, चारों बैठ जाओ इस प्रज्वलित अग्निकुंड के आगे। त्रिकाल पुट्टी की बात सुनकर वे चारों तुरंत ही उठकर उस प्रज्वलित अग्निकुंड के पास आकर बैठ गए। वे चारों बुजुर्ग अपने अपने हाथ जोड़े उस त्रिकाल पुट्टी के सामने बैठे हुए थे। उनके बगल में 150 मुट्ठी चावल वाली कागज की पोटली पड़ी हुई थी। त्रिकाल पुट्टी ने एक सफेद कागज अपने हाथ में लिया और मंत्रों का उच्चारण करने लगा। मंत्रों का उच्चारण करने के बाद उसने वह सफेद कागज दोनों हाथों से पकड़कर उस प्रज्वलित अग्नि के ऊपर लहराने लगा। उस सफेद कागज के ऊपर अग्नि की ताप से कुछ काली आभा उभरने लगी थी। वे चारों बुजुर्ग टकटकी लगाए उसी कागज को देख रहे थे। कुछ मिनटों तक त्रिकाल पुट्टी उस सफेद कागज को उसी अग्नि के ऊपर लहराता रहा। उसके बाद त्रिकाल पुट्टी ने उस कागज को अग्नि के ऊपर से हटाकर वहां रखे सारे मुट्ठी भर चावल की पोटली के ऊपर रख दिया। चावल के ऊपर वह कागज रखते ही त्रिकाल पुट्टी के कानों में एक जोर की चीख सुनाई पड़ी। वो चीख इतनी तेज थी कि त्रिकाल पुट्टी ने अपने दोनों ही आंखें बंद करके अपने दांत भींचने लगा। चंद सेकंड के अंदर ही वो चीख सुनाई पड़नी बंद हो चुकी थी। त्रिकाल पुट्टी के दोनों ही कानों से खून की बूंदें बाहर टपकने लगी। खून टपकता देख वे चारों बुजुर्ग डरने लगे। उन चारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद त्रिकाल पुट्टी ने अपनी आंखें खोली। त्रिकाल पुट्टी ने एक बार फिर से मंत्रों का उच्चारण किया। उनके मंत्रों के उच्चारण से उनके कानों से टपक रही खून बंद होकर पहले जैसा ठीक हो गया था। जैसे ही त्रिकाल पुट्टी ने मंत्रों का उच्चारण बंद किया, वह एक बार फिर उन चारों के ऊपर चिल्लाने लगा। करीब 1 घंटे तक त्रिकाल पुट्टी ने उस सारे मुट्ठी भर चावलों की पोटली एक एक करके खोलकर देखा। जितने भी कागजों के अंदर लड़कियों के नाम लिखे हुए थे, उन सभी को अलग करके जिस कन्या की जितनी उम्र लिखी हुई थी, उस मुट्ठी भर चावल में से उतने ही दाने गिनकर अपने कमंडल के अंदर डाल रहा था। सारे पोटली से चावल के दाने उम्र के हिसाब से गिनकर उसने कमंडल में निकालने के बाद त्रिकाल पुट्टी ने सारे चावल को एक साथ मिलाकर एक अलग ही पात्र में रखते हुए कहा, कल शाम में जो रात्रि भोज के लिए खाना तैयार करोगे, उस खाने में ये सारे मिला देना। कल मैं अपने सहयोगी कपटी के साथ तुम्हारे गांव शाम 6 बजे पहुंच जाऊंगा। रात्रि भोज में बैजापुर गांव के सभी लोगों को आना ही है, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। पूरे गांव का रात्रि भोज तुम वहीं बनवाओगे जहां कोई पीपल का पेड़ हो। उसके बाद त्रिकाल पुट्टी ने उस पात्र में रखे चावल को ढक्कन लगाकर बंद कर दिया। त्रिकाल पुट्टी चावल से भरे ढक्कन से बंद पात्र को उन बुजुर्गों के हाथ में देते हुए कहा, इसे संभाल कर ले जाना और याद रहे, एक भी चावल का दाना इस पात्र से बाहर निकलना नहीं चाहिए। सारे के सारे चावल के दाने रात्रि भोज में ही डलने चाहिए। त्रिकाल पुट्टी के हाथ से वो चावल का पात्र लेते हुए उन सभी बुजुर्गों ने एक साथ कहा, जो आज्ञा। अब तुम सभी यहाँ से जा सकते हो और कल की तैयारी करो। त्रिकाल पुट्टी की बात सुनकर वे चारों खड़े हो गए और उनको प्रणाम कर एक एक करके वे चारों उस कुटिया से बाहर निकलने लगे। कुटिया के बाहर जलती हुई मशाल टंगी हुई थी। उन चारों बुजुर्गों ने वहां से 2 जलती हुई मशालें उठाई और अपने गांव की तरफ जाने लगे। वहीं एक पेड़ की ओट में
सपना के पिता छुपकर उन चारों के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे चारों उस पेड़ के पास से होकर गुजर ही रहे थे कि अचानक से सपना के पिता उनके सामने आकर खड़े हो गए। उनको देखते ही उस बुजुर्ग ने कहा, चलो काम हो गया। एक बार फिर वे पांचों त्रिकाल पुट्टी के पास से निकलकर अपने गांव बैजापुर के लिए निकल चुके थे। सपना के पिता सबसे पीछे मशाल लेकर चल रहे थे। आधे घंटे बाद जैसे ही एक बार वे सभी उसी तालाब के पास पहुंचे कि अचानक से उन बुजुर्गों की नज़र एक शख्स पे गई जो नीचे जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। जैसे ही वे पांचों उनके पास पहुंचकर उस शख्स को देखा, उसको देखकर उन सभी बुजुर्गों के होश उड़ने लगे थे। जमीन के ऊपर सपना के पिता बेहोश पड़े हुए थे। उनके बगल में एक मशाल जो बुझी पड़ी हुई थी। जैसे ही वे चारों पीछे मुड़कर अपने पीछे खड़े सपना के पिता के हम शक्ल को देखना चाहा, वैसे ही वो शख्स गायब हो गया। उसके हाथ में थमी जलती मशाल नीचे गिर पड़ी। यह दृश्य देखकर उन चारों की हालत खराब हो चुकी थी। डर के मारे उनकी धड़कनें कई गुना तेज हो चुकी थी। उन चारों बुजुर्गों को अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो पा रहा था। उनके पीछे देखते ही उन चारों की आंखों के सामने मशाल पकड़े वो शख्स पल भर में गायब हो गया। सपना के पिता जब यहाँ इस तालाब के पास ना जाने कितने देर से बेहोश पड़े हुए थे, तो फिर वो कौन था जो त्रिकाल पुट्टी के पास से उनके पीछे पीछे मशाल पकड़े चला आ रहा था। इतने में एक बुजुर्ग ने तुरंत ही नीचे पड़ी जलती मशाल को उठाते हुए कहा, इसे होश में लाओ, ना जाने कब से यहाँ बेहोश पड़ा हुआ है। उनकी बातें सुनकर एक बूढ़े बुजुर्ग ने तुरंत ही नीचे झुका और सपना के पिता का सर अपनी जांघों के ऊपर रखकर उनको बेहोशी से जगाने लगा। कुछ ही देर के अंदर सपना के पिता को होश आने ही लगा। होश में आते ही सपना के पिता अपनी अध खुली आंखों से देखते हुए कहा, आह, मैं यहाँ। ये बोलकर वो अपने चारों ओर देखने लगा। अपने चारों ओर अंधेरा देखकर सपना के पिता घबराने लगे। इतने में एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम हम लोगों के साथ तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी के पास जाने के लिए अपने गांव से निकले थे। उस बुजुर्ग के मुंह से तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी का नाम सुनते ही उसने तुरंत ही अपना दाहिना हाथ अपनी पैंट की जेब के अंदर डालकर कुछ टटोलने लगा। उनके पैंट की जेब में एक मुट्ठी चावल जो एक कागज के अंदर मोड़कर रखी हुई थी। यह आभास होते ही उसने तुरंत कहा, तो चलें तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी के पास। उनकी बात सुनकर एक बार फिर उन चारों बुजुर्गों के होश उड़ने लगे। इतने में एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, हम लोग त्रिकाल पुट्टी के पास से ही आ रहे हैं, तुम भी तो। वह बुजुर्ग आगे कुछ कहता कि उससे पहले ही एक बुजुर्ग उनके पीछे उनकी शर्ट खींचते हुए उसे आगे कुछ न बताने का इशारा किया। इशारा पाकर उस बुजुर्ग ने उसे आगे कुछ नहीं बताया। कुछ देर बाद अचानक से एक बुजुर्ग ने कहा, चलो बेटा, घर चलो, काम हो गया है। कल त्रिकाल पुट्टी अपने गांव आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर सपना के पिता खड़े होने का प्रयास करने लगे। एक बार फिर उन चारों के पीछे मशाल अपनी हाथ में थामे चलने लगा सपना का पिता। उन चारों बुजुर्गों के दिमाग में इस बात के संशय अब भी चल रहा था कि आखिर वो शख्स था कौन जो मशाल थामे पीछे पीछे आ रहा था। अगर ये सपना के पिता थे तो फिर वो कौन था जो पीछे देखते ही मशाल छोड़कर गायब हो गया था। सपना के पिता बेहोशी से जागकर एक बार फिर अपने हाथ में मशाल थामे उन सभी बुजुर्गों के पीछे पीछे बिना त्रिकाल पुट्टी से मिले ही गांव की ओर लौट रहे थे। उनके भी दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर उन बुजुर्गों ने उसे त्रिकाल पुट्टी के पास आज जाने से क्यों मना कर दिया। कुछ फीट की ऊंचाई पर काल पक्षी उन पांचों की परिक्रमा कर रहा था। इस बात की जरा सा भी भनक उन पांचों को नहीं थी। 3 बार परिक्रमा करने के बाद वो काल पक्षी एक बार फिर वहां से उसी खंडर की दिशा की तरफ उड़कर जाने लगा, जहां काल केतु उनका काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में गांव पहुंचकर
वे चारों बुजुर्ग अपने अपने घर को पहुंच चुके थे। अपने अपने घर जाने से पहले उन चारों ने सबसे पहले सपना के पिता को अपने घर को जाने को कहा। उनके जाने के बाद उन चारों ने आपस में कुछ महत्वपूर्ण बातें की और फिर अपने अपने घर को जाने लगे। उन चारों में से एक बुजुर्ग ने अपने साथ त्रिकाल पुट्टी की दी हुई चावल का पात्र संभाल कर अपने साथ लेकर जाने लगा। अगली सुबह अमावस के दिन पूरे बैजापुर गांव में एक अलग ही माहौल बना हुआ था। सब के सब अंदर से काफी डरे हुए थे। आज त्रिकाल पुट्टी उस बैजापुर गांव में आकर क्या करने वाला था, इस बात की कौतूहल सबके अंदर बनी हुई थी। दोपहर 2 बजे के बाद गांव के कुछ लोग धीरे धीरे उस पीपल के पेड़ के पास आने लगे। रात्रि भोज के लिए लगने वाली सारी सामग्री एकत्रित करके उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचने लगे। जिनको जो काम निर्धारित किया गया था वे सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। उस पीपल के पेड़ के बगल में एक शामियाना बांस के सहारे टांगा हुआ था। उसी शामियाने के नीचे कुछ कुर्सियां भी लगी हुई थीं। वे चारों बुजुर्ग भी वहीं कुर्सी के ऊपर बैठकर वहां काम कर रहे लोगों को दिशा निर्देश दे रहे थे। उन चारों बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग के हाथ में चावल का पात्र भी थमा हुआ था, जो तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी ने बीती रात दिया था। तकरीबन 2 घंटे के अंदर ही रात्रि भोज की सारी सामग्री एकत्रित की जा चुकी थी। खाना बनाने के लिए बड़े बड़े चूल्हे जमीन खोदकर तैयार किए जा चुके थे। बड़ी बड़ी कढ़ाई करछी सहित उस चूल्हे के ऊपर रखे जा चुके थे। सामने ही एक कोल्हू जिनसे एक बैल भी बंधा हुआ था। उस बैल के आंखों के ऊपर एक पट्टी बंधी हुई थी। त्रिकाल पुट्टी के कहे अनुसार उस बैल को वहां कोल्हू के साथ बांधा गया था। शाम के 5 बज चुके थे। चारों तरफ धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। सभी कोई अब तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आधे घंटे बाद तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी अपने सहयोगी कपटी के साथ बैजापुर गांव के परिसर में दाखिल हो चुके थे। त्रिकाल पुट्टी का सहयोगी कपटी अपने कंधे पर एक कपड़े का झोला टांगे और अपने दाहिने हाथ में मशाल थामे उसी पीपल के पेड़ की तरफ चला आ रहा था। उन दोनों को आते देख वे चारों बुजुर्ग अपनी अपनी कुर्सियां छोड़कर उनकी तरफ बढ़ने लगे। तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी उस पीपल के पेड़ से कुछ ही दूरी पर ही रुक गया। त्रिकाल पुट्टी वहां रुककर अपने चारों तरफ काफी गौर से देखने लगा। वे चारों बुजुर्ग उसके पास तेज कदमों से आ रहे थे। उन सभी को त्रिकाल पुट्टी ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर कहा, रुक जाओ, बस वहीं रुक जाओ। त्रिकाल पुट्टी की बात सुनकर वे चारों बुजुर्ग वहीं के वहीं रुक गए। तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के बाद वह मंत्रों का उच्चारण करने लगा। मंत्र उच्चारण के साथ ही उनके दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद हो चुकी थी। कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलने से पहले उसने अपनी बंद मुट्ठी को अपने चेहरे के आगे घुमाया और आंख खोलते ही फूंक मारकर उसने अपनी बंद मुट्ठी को खोल दिया। मुट्ठी खोलते ही जैसे चारों दिशा में हवा अपनी एक कंपन लिए आगे बढ़ने लगी। कुछ ही पलों के अंदर बहुत सारे उल्लुओं की आवाज उस बैजापुर गांव के अंदर गूंजने लगी। त्रिकाल पुट्टी अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा चुका था। चूल्हे की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। त्रिकाल पुट्टी का आसन लगाया जा चुका था। उनका सहयोगी कपटी अपने साथ लाए कपड़े के झोले से सारी सामग्री निकाल कर त्रिकाल पुट्टी के आसन के बगल में सुनियोजित तरीके से रखने लगा। त्रिकाल पुट्टी अपने हाथ में कमंडल लिए हुए था। यह वही कमंडल था जिसमें त्रिकाल पुट्टी ने बीती रात चावल के दाने गिन गिन कर रखे थे। उसने अपने सहयोगी कपटी को कुछ इशारा किया। इशारा पाते ही कपटी उस कमंडल को उठाकर उस कोल्हू की तरफ जाने लगा, जहां उस कोल्हू से एक बैल बंधा हुआ था। वहां जाकर उसने उस कोल्हू में कमंडल के अंदर रखे सारे चावल को एक एक करके उस कोल्हू के अंदर डालने लगा।
जब सारे चावल उस कमंडल से उस कोल्हू के अंदर पीसने के लिए डाल दिए गए, तब उसी गांव के एक शख्स को उस बैल के पीछे पीछे चलने को कहा। त्रिकाल पुट्टी अपनी आंखें बंद कर चुका था। उनके हवन की अग्नि कुंड प्रज्वलित हो चुकी थी। उस कोल्हू के बैल ने मुश्किल से 4-5 चक्कर लगाए ही थे कि अचानक से उस शख्स की नजर उस कोल्हू के अंदर पीस रही चावल के ऊपर गई। जो नजारा उसे दिखा, उसे देखकर उनकी हालत खराब हो चुकी थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो तुरंत ही उस कोल्हू को छोड़कर भागने लगा। उस कोल्हू से लाल खून बाहर टपक रहा था। कोल्हू के अंदर पीस रहे चावल की जगह से खून को टपकते देख वो शख्स तुरंत ही डर के मारे वहां से भागने लगा। वो शख्स भागते हुए चिल्लाने लगा, खून खून। त्रिकाल पुट्टी ने एक झटके में अपनी आंखें खोली। आंखें खोलकर वो तुरंत उस कोल्हू की तरफ देखा। जैसे ही त्रिकाल पुट्टी ने उस कोल्हू की तरफ देखा, उस कोल्हू से टपक रहा लाल खून अपने आप गायब हो गया और गीले चावल का पिसा हुआ पिठार उस कोल्हू से टपकता हुआ दिखने लगा। गनीमत रही कि उस कोल्हू से टपक रहे खून के ऊपर सिर्फ उसी शख्स की नजर गई जो उस कोल्हू को चला रहा था, और उसके चिल्लाने की आवाज वहां सिर्फ त्रिकाल पुट्टी ही सुन पा रहा था। जो शख्स भागते हुए चिल्ला रहा था वो अपने आप रुक गया और एक बार फिर उसी कोल्हू की तरफ आने लगा। कोल्हू के पास पहुंचकर एक बार फिर पुनः उस कोल्हू को चलाने लगा। तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके लीन हो चुका था। करीब 1 घंटे तक वह अपनी आंखें बंद किए लीन रहा। जब त्रिकाल पुट्टी ने अपनी आंखें खोली तो उसने उन चारों बुजुर्गों को अपने पास बुलाया। अपने पास बुलाकर त्रिकाल पुट्टी कुछ देर तक उन चारों बुजुर्गों को कुछ समझाता रहा। समझाने के बाद एक बुजुर्ग जो अपने हाथ में त्रिकाल पुट्टी की दी हुई चावल भरी हुई पात्र को लेकर उस चूल्हे की तरफ जाने लगा जहां रात्रि भोज के पकवान पक रहे थे। सारा खाना पककर तैयार हो चुका था। बस अंतिम एक खिचड़ी बची हुई थी जो अब बनना शुरू हुआ था। उस बुजुर्ग ने त्रिकाल पुट्टी की दी हुई चावल के पात्र के ढक्कन को खोलकर बड़ी सावधानी से उस पात्र के सारे चावल को उस चूल्हे पर चढ़ाई कढ़ाई के अंदर डाल दिया। उस बुजुर्ग ने अपने हाथ डालकर उस पात्र में चारों तरफ फेर कर देखने लगा कि कहीं कोई चावल का दाना उसी पात्र में रह तो नहीं गया। सारे चावल उस कढ़ाई में डालने के बाद वो बुजुर्ग उस कोल्हू की तरफ जाने लगा। तब तक वे तीनों बुजुर्ग उस कोल्हू से बैल को अलग कर चुके थे। बैल को अलग करने के बाद कोल्हू में पीस रहे मोटे से लट्ठा इस कोल्हू से निकालकर एक ऊंचे जगह रखा गया। उस जगह रखने के बाद उस पिसे हुए गीले चावल के पिठार को उस लट्ठ के ऊपर गिराने लगे। पिसे हुए चावल का गीला पिठार पूरी तरह से उस मोटे लट्ठे को ढक लिया था। रात्रि भोज का पूरा पकवान बनकर तैयार हो चुका और साथ ही साथ त्रिकाल पुट्टी की दी हुई चावल की खिचड़ी भी। त्रिकाल पुट्टी ने अपने सहयोगी को कहा, जाओ 2 पात्र में सारे बने हुए पकवान थोड़े थोड़े करके मेरे पास लेकर आओ, और हाँ, जो खिचड़ी बनी है उसे भी लेकर आओ। उनकी बात सुनकर त्रिकाल पुट्टी का सहयोगी कपटी अपनी थैली से 2 पात्र और गिलास निकालकर उस तरफ जाने लगा जहां सारे पकवान बने हुए थे। वहां जाकर उसने उन दोनों पात्र में सारे पकवान थोड़े थोड़े करके निकालने लगा। सारे पकवान से परोसी ही थाली कपटी लेकर त्रिकाल पुट्टी के पास आया। त्रिकाल पुट्टी खाना परोसा हुआ एक पात्र कपटी के हाथ से लेते हुए कहा, जाओ एक पात्र उस लट्ठ के पास जाकर दे आओ, और याद रखना सभी गांव वालों को सबसे पहले उस चावल की खिचड़ी ही थोड़ी थोड़ी परोसना है। इतना बात सुनते ही कपटी उस मोटे लट्ठ की तरफ जाने लगा। कुछ ही देर में गांव के सभी लोग रात्रि भोजन खाने के लिए बैठ चुके थे। सभी को सबसे पहले वो चावल की खिचड़ी परोसी गई।
तकरीबन आधे घंटे तक सभी खाते रहे। जब गांव के सभी लोग खा चुके थे, तब त्रिकाल पुट्टी ने उन चारों बुजुर्गों से कहा, कोई छूटा तो नहीं? उन चारों बुजुर्गों ने अपना सर दाएं बाएं हिलाते हुए कहा, सभी कोई रात्रि भोज खा चुके हैं। उसके बाद त्रिकाल पुट्टी ने अपने थैले से एक सिद्धि किया हुआ कोड़ा निकालते हुए उन बुजुर्गों से कहा, गांव के सभी लोगों को उस लठ के सामने ले जाकर बैठाओ। त्रिकाल पुट्टी की बात सुनकर वे चारों बुजुर्गों ने सभी गांव वालों को उस लठ के सामने बैठने को कहा। उनकी बात सुनते ही गांव के सभी लोग उस लठ के सामने बैठने लगे। त्रिकाल पुट्टी की बात सुनकर के वे चारों बुजुर्गों ने सभी गांव वालों को उस लठ के सामने बैठने को कहा। उनकी बात सुनते ही गांव के सभी लोग उस लठ के सामने बैठने लगे। त्रिकाल पुट्टी अपनी आंखें बंद करके कुछ देर तक मंत्रों का उच्चारण करता रहा। कुछ देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो सामने रखी हुई कोड़ा और कमंडल को अपने हाथ में पकड़ते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। जैसे ही त्रिकाल पुट्टी अपना कमंडल और कोड़ा लेकर उस कोल्हू के लठ की तरफ अपने कदम बढ़ा ही रहा था कि अचानक से उसे लगा कोई मायावी शक्ति उसे जोर का झटका देकर उसे गिरा देना चाह रही थी। लेकिन त्रिकाल पुट्टी ने बड़ी सावधानी से अपने दोनों पैर जमीन पर जमा दिए। त्रिकाल पुट्टी ने अपनी आंखें बंद करके मंत्रों का उच्चारण करने लगा। त्रिकाल पुट्टी के चारों ओर एक काली धुंध कुछ पलों के लिए घूमती रही। उसकी वजह से त्रिकाल पुट्टी के आसपास की हवा भी धूल उड़ाते हुए चक्कर लगा रही थी। जैसे ही त्रिकाल पुट्टी ने अपनी दोनों आंखें खोली, उनके आंख खोलते ही त्रिकाल पुट्टी के आसपास चक्कर लगा रही हवा शांत हो गई। वह काली धुंध भी गायब हो चुकी थी। त्रिकाल पुट्टी ने अपने कदम एक बार फिर कोल्हू के उस लठ की तरफ बढ़ा दिए। लठ के पास पहुंचकर त्रिकाल पुट्टी ने अपना कोड़ा हवा में लहराते हुए जोर से उस कोल्हू के लठ के ऊपर दे मारा। जिस जगह कोड़े की मार उस लठ के ऊपर पड़ी थी, वहां उस लठ से पिसी हुई गीली चावल की पिठार के बदले खून रिसने लगा। त्रिकाल पुट्टी ने लगातार और 3 बार उस कोल्हू के लठ के ऊपर कोड़े बरसाए। लठ के ऊपर उन जगह से खून रिसने लगा। त्रिकाल पुट्टी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, सामने आ, नहीं तो इसी कोड़े से तेरी छलनी कर दूंगा। उधर गांव वालों की भीड़ में बैठी मोहन की दोनों ही बेटियां निशा और आरती अपने सर चारों तरफ घुमाने लगी। सारे गांव वालों की नजरें तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी के ऊपर जमी हुई थी। निशा और आरती गांव वालों की भीड़ में अपनी माता और पिता मनोहर के आगे बैठी हुई थी। अचानक से अपनी दोनों बेटियों को सर नचाता देख उनके पिता ने पीछे से कहा, आरती बेटी, आरती क्या हुआ, तू ऐसे क्यों कर रही है? उनकी दोनों ही बेटियां जोर जोर से सर हिलाते हुए हाउ हाउ उनकी आवाज दबी हुई आ रही थी। उधर जैसे ही त्रिकाल पुट्टी ने अपने सिद्ध किए हुए कोड़े से उस कोल्हू के लठ के ऊपर 5वां प्रहार किया ही था कि अचानक से मनोहर की दोनों ही बेटियां अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उन दोनों के ही पैर जमीन से कुछ फीट ऊपर हवा में लटक रहे थे। त्रिकाल पुट्टी एक बार और जैसे ही अपने सिद्ध किए हुए कोड़े से उस कोल्हू के लठ के ऊपर प्रहार करता कि उससे पहले ही वे दोनों बहनें हवा में उड़ते हुए जाकर उस लठ के ऊपर जाकर पैर के बल बैठ गई। उनके दोनों पैर लठ के ऊपर और दोनों हाथ जमीन के ऊपर पड़े हुए थे। दोनों ही बहनें अपना सर घुमाते हुए हु हाउ हाउ का आवाज निकाल रही थी। अचानक से त्रिकाल पुट्टी जोर से चिल्ला उठा, तो तू है, बता वो कुल्हाड़ी कहाँ रखी है? कुल्हाड़ी की बात त्रिकाल पुट्टी के मुंह से सुनकर वे दोनों ही बहनें अपना सर जोर जोर से घुमाने लगी। अब उनकी आवाज और तेज होती जा रही थी। त्रिकाल पुट्टी एक बार फिर जोर से चिल्लाते हुए कहा, बता और कौन है तेरे साथ, किन के इशारे पर तू नाच रही है? ये बोलकर जैसे ही त्रिकाल पुट्टी ने अपना सिद्ध किया हुआ कोड़ा
हवा में लहराया ही था कि अचानक से सपना भी हवा में उड़ते हुए उस लठ के ऊपर आकर बैठ गई। लठ के ऊपर बैठते ही वे तीनों जोर जोर से हंसने लगी। यह दृश्य देखकर गांव वालों की हालत खराब हो चुकी थी। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा था। सभी के सभी उन तीनों को देखकर काफी डरे हुए थे। उन तीनों की हंसी की आवाज पूरे बैजापुर गांव में गूंजने लगी थी। अचानक से उन तीनों की हंसी की आवाज सुनकर उस गांव के आसपास के जंगलों के सारे चमगादड़ और उल्लुओं ने एक साथ जोर जोर से आवाज निकालना शुरू कर दिया। त्रिकाल पुट्टी ने पूरे बैजापुर गांव को चारों तरफ से अपने सिद्धि किए गए मंत्रों से बांधे हुए था, लेकिन उनकी आवाज अब त्रिकाल पुट्टी के कानों तक पहुंच रही थी। एक तरफ सारे उल्लुओं की चीखों की आवाज और दूसरी तरफ उन तीनों लड़कियों के हंसने की आवाज पूरे गांव वालों के जहन में सिरहन पैदा कर रही थी। त्रिकाल पुट्टी ने अपने कमंडल से सिद्ध किया हुआ जल अपने हाथ में उड़ेलते हुए उस लठ के ऊपर बैठे हुए उन तीनों लड़कियों के ऊपर फेंका। सिद्धि जल फेंकते ही उस लठ के चारों तरफ एक गोल घेरे में आग लग गई। आग लगते ही उल्लुओं की आवाज आनी बंद हो गई और उन तीनों की हंसी भी एकाएक बंद हो गई। एक बार फिर त्रिकाल पुट्टी ने जोर से उन तीनों से कहा, बता कहाँ है वो कुल्हाड़ी। त्रिकाल पुट्टी की बात सुनकर दोनों बहनें उस लठ के ऊपर खड़ी हो गईं और अपने पीछे से कुल्हाड़ी निकालकर त्रिकाल पुट्टी के सामने फेंक दी। त्रिकाल पुट्टी ने तुरंत ही अपना कमंडल और सिद्धि किया हुआ कोड़ा नीचे रखकर उन दोनों कुल्हाड़ी को अपने हाथ में उठा लिया। जैसे त्रिकाल पुट्टी ने वह कुल्हाड़ी अपने हाथ में उठाई, वैसे उस लठ के चारों ओर जल रही अग्नि की लौ धीमी होने लगी। कुछ पल के लिए त्रिकाल पुट्टी ने अपने दोनों आंखें बंद करके उस कुल्हाड़ी के अतीत के बारे में स्मरण करने लगा। जैसे ही कुछ देर बाद त्रिकाल पुट्टी ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही त्रिकाल पुट्टी ने अपनी जगह से छलांग लगाई और उस अग्नि के घेरे में कूद गया। उसने अपने दोनों हाथ में कुल्हाड़ी लहराते हुए एक ही झटके में उस कोल्हू के लठ को दो जगहों से काटकर 3 टुकड़ों में अलग कर दिया। वे तीनों लड़कियां उन तीनों कटे हुए कोल्हू के लठ के ऊपर ही खड़ी थी। एक बार फिर त्रिकाल पुट्टी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, काल केतु, अभी के अभी मेरे सामने आ, नहीं तो तीनों को जलाकर भस्म कर दूंगा। त्रिकाल पुट्टी की यह बात सुनकर तुरंत ही एक काली परछाई उस लठ के चारों ओर जल रही अग्नि के इर्द गिर्द मंडराने लगी और उस काली परछाई को देखने की कोशिश करने लगा। त्रिकाल पुट्टी ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक आंखें बंद करने के बाद जैसे उसने अपनी आंखें खोली, वैसे ही वे तीनों लड़कियां उस लठ के ऊपर से छलांग लगाकर उस अग्नि के घेरे के बाहर निकल गई। जैसे ही वो तीनों नीचे जमीन के ऊपर गिरी, वैसे ही वे तीनों कटे हुए कोल्हू के लठ तेजी से घूमने लगे। वे तीनों लठ घूमते घूमते हवा में उड़ने लगे। हवा में उड़ते हुए उन तीनों लठों में से 2 लठ जंगल की ओर और एक लठ उस खंडहर की ओर जाने लगा। अगली सुबह पूरे गांव वाले उन तीनों लठ को ढूंढने के लिए निकले। काफी ढूंढने के बाद 2 लठ उसी जंगल से मिले जहां सपना और संध्या को वह कुल्हाड़ी मिली थी। वे दोनों ही लठ उसी पेड़ के अंदर जाकर धंसे हुए थे। काफी गौर से देखने के बाद पता चला कि उन दोनों पेड़ों के ऊपर एक में काल केतु और दूसरे पेड़ में काल पक्षी लिखा हुआ था। तीसरा लठ अभी भी मिलना बाकी था। काफी ढूंढने के बाद वो लठ का तीसरा टुकड़ा भी उसी खंडहर में मिला जहां काल केतु काल पक्षी के साथ रहा करता था। कुछ ही देर में त्रिकाल पुट्टी उन चारों बुजुर्गों के साथ उस खंडहर के पास पहुंच चुका था। त्रिकाल पुट्टी के कहने पर उस खंडहर के अंदर खुदाई शुरू हो गई। करीब 2 घंटे तक खुदाई होने के बाद वहां एक बड़ा सा लोहे की संदूक मिली। उस लोहे की संदूक में ताले जड़े हुए थे जो पूरी तरह से जंग को खा चुके थे।
एक ही झटके में उस संदूक के ताले को तोड़ दिया गया। जब उस संदूक को खोला गया तो उनके अंदर से एक नरकंकाल और बहुत सारे उल्लुओं के अवशेष मिले। संदूक के कोने में एक कागज को मोड़कर फंसाया गया था। त्रिकाल पुट्टी ने उस कागज को वहां से निकाला और कागज को निकालकर खोलकर पढ़ने लगा। किसी लखन सिंह ने उस कागज में लिखा था, आज मैंने पूरे 111 उल्लुओं और 111 चमगादड़ों को बलि देकर तंत्र सिद्धि के बल से एक पक्षी का निर्माण किया है, जिसका आधा शरीर उल्लुओं की तरह और आधा शरीर चमगादड़ की तरह लग रहा है। जिन दोनों कुल्हाड़ियों से उन चमगादड़ों और उल्लुओं की बलि दी गई है, वो अब कोई साधारण कुल्हाड़ी नहीं, यह जिनके भी हाथ लगेगा वो काल पक्षी के गिरफ्त में हो जाएगा। उनकी मौत निश्चित है। इसलिए मैंने वो दोनों ही कुल्हाड़ी यहाँ से कुछ दूर जंगल में 2 पेड़ों के अंदर छिपा कर रख दी। जिस दिन वो कुल्हाड़ी किन्हीं के हाथ लग गई, वो अगले अमावस को मारा जाएगा। तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी ने उन बुजुर्ग से पूछा, यह लखन सिंह कौन है? लखन सिंह का नाम सुनकर संध्या के पिता हरिया घबराने लगा। लखन सिंह उनके ही पिता थे। अचानक से हरिया ने अपने दोनों ही हाथ अपने गर्दन के ऊपर रखकर जोर से दबाने लगा। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हरिया ऐसा क्यों कर रहा था। त्रिकाल पुट्टी ने जोर से हरिया से पूछा, बता क्या हुआ था उस रात? हरिया गिड़गिड़ाते हुआ बोलने लगा, उस रात जब उनके पिता ने सिद्धि प्राप्त कर ली थी, तो हरिया उस रात आकर लखन सिंह को मौत के घाट उतार दिया और उसी संदूक में डालकर जमीन के अंदर गाड़ दिया। यह सारी चीजें छिपकर एक तांत्रिक काल केतु देख रहा था। उसने मुझे वशीभूत करके सारी सिद्धि की हुई शक्ति अर्जित कर ली। उसने काल पक्षी को भी अपने वश में कर लिया था। त्रिकाल पुट्टी ने फिर पूछा, तो काल केतु कहाँ है? अचानक से उस बुजुर्ग ने अपना रूप बदला और अपने काल केतु वाले रूप में आ गया। वह लठ जो वहां गड़ा हुआ था, वो लठ एक बार फिर निकलकर उस काल केतु के पेट के अंदर समा गया। अगली सुबह उस संदूक के अंदर सारी रखी चीजों को और साथ ही साथ काल केतु को अग्नि के हवाले कर दिया गया। उन दोनों ही पेड़ को भी उस जंगल में जाकर पूरी तरह से काट कर हटा दिया गया। बेहताल, तूने मेरे साथ धोखा किया है। तूने मुझे वहीं पहुंचा दिया जिस जंगल से मैं होकर जा रहा था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।